हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है सभी के। आप सभी का स्वागत है यार एक और लेक्चर ऑफ पी ब्लॉक में। अब हम लोग देखने वाले हैं एक एक करके ग्रुप्स देखेंगे। ग्रुप 13, ग्रुप 14, ऐसे एक एक करके हम लोग सारे ग्रुप देखने वाले हैं और आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। मैं बिल्कुल एक एक चीज़ आप लोगों को एक एक ग्रुप अच्छे से समझा दूंगा। और आप लोग जैसे कि यार मैंने आप लोगों को रिकमेंड करा है कि यार शॉर्ट नोट्स बनाते जाओ, वैसे ही आप लोग शॉर्ट नोट्स अपने बनाते जाइएगा। आप लोगों का चैप्टर अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यार अब हम स्टार्ट करते हैं 13 ग्रुप के साथ, ठीक है। तो सबसे पहला जो ग्रुप आ रहा है वो है आपका 13 ग्रुप। तो देखिए 13 ग्रुप को क्या बोल रहे हैं। 13 ग्रुप और कौन सी होती है, बोरॉन फैमिली। जो भी यार पहला मेंबर रहता है, जो भी ग्रुप का पहला मेंबर रहता है उसके हिसाब से फैमिली डिसाइड होती है। तो पहला मेंबर कौन सा है, बोरॉन है, तो इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, इसे बोरॉन फैमिली बोल रहे हैं, ठीक है। अब देखो यार इसमें क्या क्या चीजें हैं। बोरॉन क्या रहता है, बोरॉन इज अ टिपिकल नॉन मेटल रहता है। एल्यूमिनियम मेटल रहता है, ठीक है, बट शोज मेनी प्रॉपर्टीज, मेनी केमिकल सिमिलैरिटीज टू बोरॉन। बोरॉन और एल्यूमिनियम की काफी सिमिलैरिटीज रहती है, लेकिन फिर भी एल्यूमिनियम क्या है, एक मेटल है। और बाकी जो आपके एलिमेंट्स है कौन कौन, गैलियम बचा आपका, इंडियम और थैलियम, वो सारे के सारे क्या है, मेटालिक इन नेचर है। वो सारे के सारे क्या है, मेटालिक इन नेचर है। अब एक यार गैलियम की एक अलग से खास प्रॉपर्टी होती है। क्या प्रॉपर्टी है, गैलियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो तो बहुत कम होता है, 303 केल्विन है ना। मेल्टिंग पॉइंट तो बहुत ज्यादा कम है। कुड एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट ड्यूरिंग समर्स में यार हमें पता है 303 केल्विन से तो ज्यादा ही रहेगा। 303 केल्विन से तो यार ज्यादा ही रहता है टेम्परेचर जनरली। तो वो समर्स में तो क्या रहेगा, एज अ लिक्विड की स्टेट की तरह वो एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। लेकिन उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ज्यादा है, इट्स हाई बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट देखो बहुत ज्यादा है, 2676 केल्विन, मेक्स इट यूजफुल मटेरियल फॉर मेजरिंग हाई टेम्परेचर्स, ठीक है। तो गैलियम एक ऐसा एलिमेंट है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इस डिफरेंस का यूज हम लोग ले सकते हैं, क्योंकि यार वो लिक्विड स्टेट में, जैसे देखो आपको अगर लिक्विड से अगर आपको सपोज करो गैसियस स्टेट में जाना है, गैलियम को गैस में कन्वर्ट करना है, तो लिक्विड तो जैसे आपका 303 केल्विन पे आ जाएगा। और अगर आपको गैस में करना है तो कितने में, 2676 केल्विन चाहिए होगा। तो यहाँ पे क्या है, गैप बहुत बड़ा है ना। तो लिक्विड स्टेट में वो बहुत लंबे समय तक रहता है, बहुत लंबे समय तक रहता है। तो इसका हम लोग केमिकली बहुत ज्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं, ठीक है। तो गैलियम एक ऐसा एलिमेंट है जिसका लो मेल्टिंग पॉइंट है और हाई बॉइलिंग पॉइंट है। क्लियर। चलो और देखो और क्या है, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर दिखा रहा है। ग्रुप 13 की बात कर रहे हैं, जब वो एयर से मतलब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे, नाइट्रोजन से रिएक्ट करेंगे। देखो जैसे कहीं पे भी लिखा हुआ ना रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर, तो हम लोग यार इसमें लेते हैं जैसे एयर में दो मेजर कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, एक यार ऑक्सीजन होता है, एक नाइट्रोजन होता है। तो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर का मतलब ही ये होता है कि N2 के साथ अगर वो नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या रिएक्शन हो रही है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या रिएक्शन हो रही है, यही देखना है हमको, ठीक है। तो देखो क्या बोल रहा है, जो आपका बोरॉन है और जो एल्यूमिनियम है, ऑन हीटिंग इन एयर फॉर्म्स ट्राइऑक्साइड एंड फॉर्म्स नाइट्राइड एट वेरी हाई टेम्परेचर। और गैलियम इंडियम आर नॉट इफेक्टेड विद एयर वाइल थैलियम डस्ट। देखो ऐसे आपको दिखा रखा है, सबके क्या बना रहे हैं, ऑक्साइड्स बना रहे हैं। जैसे देखो ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन हो रहा है किसी भी एलिमेंट का, तो ये ऑक्साइड बना रहा है, B2O3, Al2O3, Ga2O3, इंडियम का ऑक्साइड और थैलियम का ऑक्साइड। तो बोल रहा है जो बोरॉन का ऑक्साइड है वो क्या है, एसिडिक नेचर का है। एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड है वो क्या है, एम्फोटेरिक है। ऐसे ही गैलियम वाला भी कौन है, एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स पीरियोडिक टेबल है ना, पीरियोडिक टेबल में मैंने जो आप लोगों को पढ़ाया है उसमें आप लोगों को ये मिल जाएगा कि एसिडिक ऑक्साइड कौन होते हैं, बेसिक कौन होते हैं, और हम लोग एम्फोटेरिक कैसे निकालते हैं, न्यूट्रल कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो बोरॉन का बोल रहा है एसिडिक, एल्यूमिनियम और गैलियम का क्या रहेगा, एम्फोटेरिक। अब जैसे जैसे डाउन द ग्रुप हम जाते हैं तो बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, डाउन द ग्रुप हम जाते हैं तो बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। तो जो इंडियम और जो थैलियम है उनके जो ऑक्साइड्स है वो कंप्लीटली क्या है, बेसिक है, वो कंप्लीटली बेसिक है, ठीक है। ये इन्होंने जनरल रिएक्शन दिखा रखी है, ऐसे ही अगर जो आपका एलिमेंट है वो नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है, नाइट्राइड। दिस इज व्हाट, नाइट्राइड है ये क्या है, नाइट्राइड है, ठीक है। अब जैसे मैंने B2O3, ये क्या बोल रहा है, B2O3 इज कॉल्ड बोरिक एनहाइड्राइड। B2O3 का और क्या नाम है, बोरिक एनहाइड्राइड। B2O3 इज बोरिक एनहाइड्राइड। अभी आगे आएगा, वापस आएगा, बिल्कुल आएगा यार।
है ना। अभी ये थोड़ी देर में वापस आने वाला। तो ये है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर। और देखिए यार, और है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एसिड। एसिड के साथ ये कैसे रिएक्शन करते हैं। boron is not affected by acids like HCl or dilute H2SO4, while other elements react with the concentrated H2SO4 and HNO3। और गैलियम और एल्यूमिनियम क्या करते हैं, एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देते हैं जब वो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्ट करते हैं, है ना। क्या होता है, जैसे इनिशियली रिएक्शन स्टार्ट होती है, गैलियम और एल्यूमिनियम की बात कर रहा हूँ, HNO3 के साथ इनिशियली रिएक्शन स्टार्ट होती है, लेकिन जैसे ही रिएक्शन थोड़ी सी स्टार्ट होती है, ये एल्यूमिनियम और गैलियम एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देते हैं अपने आसपास, है ना। तो आपकी रिएक्शन फर्दर कंटिन्यू नहीं होती है। तो देखो अब यार, ये रिएक्शन दे रखी है इसने, एल्यूमिनियम HCl के साथ रिएक्ट करके Al+3 6Cl- और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, H2SO4 के साथ SO2 गैस रिलीज हो रही है ना। ये ध्यान रखना, जब बोरॉन H2SO4 के साथ करा रहा है तो देखो क्या बना रहे हैं, H3BO3, दिस इज व्हाट, बोरिक एसिड। H3BO3 ये क्या बन रहा है, आपका बोरिक एसिड बन रहा है। ये क्या बन रहा है, बोरिक एसिड। तो यहाँ पे ये जो सेकंड रिएक्शन है ये इंपॉर्टेंट है, सेकंड रिएक्शन है ये इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, और SO2 गैस रिलीज हो रही है, और बोरॉन सॉलिड जब HNO3 के साथ रिएक्ट कर रहा है तो NO2 गैस रिलीज हो रही है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर रिएक्शन है इनकी एसिड्स के साथ, ये सेकंड वाली रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एल्कलीज। एल्कलीज के साथ कैसे रिएक्ट करता है, एक्सेप्ट इंडियम एंड थैलियम ऑल अदर एलिमेंट्स रिएक्ट विद द एल्कली मेटल्स। देखो यार, इंडियम और थैलियम क्या है, बहुत ज्यादा मेटालिक है, बहुत ज्यादा मेटालिक है। जैसे हम डाउन द ग्रुप भी जाते हैं तो उनके ऑक्साइड भी क्या थे, देखो इंडियम और थैलियम के ऑक्साइड भी क्या थे, बेसिक नेचर के थे, मतलब इनमें मेटालिक नेचर क्या है, बहुत ज्यादा है। तो मेटालिक नेचर होने के कारण वो एल्कलीज के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन जो बाकी सारे हैं, बाकी हैं आपके, वो रिएक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल रिएक्ट कर सकते हैं। तो देखो ये आपका 2M है ना, कोई सा भी यार मेटल ले लिया हमने ग्रुप 13 का, प्लस NaOH एल्कली लेने, तो ये क्या बना रहा है, NaMO2, ठीक है। जैसे एल्यूमिनियम होता तो ये क्या बन जाता है, NaAlO2 बन जाता, प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। बोल रहा है एल्यूमिनियम और गैलियम हो सकते हैं मेटल, ठीक है। इंडियम और थैलियम बिल्कुल भी नहीं हो सकते हैं, एल्यूमिनियम और गैलियम चल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही यार देखो, जो एग्जाम्पल बोल रहा है, एल्यूमिनियम रिएक्ट कर रहा है NaOH के साथ, ये क्या बना दे रहा है, ऐसा कुछ आपका कॉम्प्लेक्स बना दे रहा है, ऐसा कुछ आपका कॉम्प्लेक्स बना दे रहा है। देखो यार, एल्यूमिनियम जैसे देखिए यहाँ पे ये जो बेसिकली ये है AlOH4, ये बेसिकली एक तरीके का ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड टाइम बना दे रहा है, और यहाँ पे इसको बैलेंस करने के लिए आपका एक Na+ लगेगा। ये 2 मोल्स तो इसलिए हैं क्योंकि यार ये रिएक्शन बैलेंस कर रहा है, रिएक्शन बैलेंस कर रहा है। और इसका इसने देखो नाम भी दे रखा है, इसने इसका देखो नाम भी दे रखा है, सोडियम टेट्राहाइड्रो ऑक्सो एल्यूमिनेट, ठीक है। ये बेसिकली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नेमिंग इन्होंने यूज कर रखी है। अगर आप लोगों को यार कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का थोड़ा बहुत आइडिया होएगा तो आप लोगों इसका नाम लिख पाओगे, बिल्कुल लिख पाओगे, ऑलराइट। हालांकि यार हम लोग अभी जल्दी ही उसे पढ़ेंगे, बिल्कुल हम लोग उसे जल्दी ही कवर करेंगे, ठीक है। तो ये हो गई यार रिएक्शन विद एल्कलीज हो गई, रिएक्शन विद एल्कलीज हो गई। देखो अब देखो यार, अलग अलग कंपाउंड्स हैं, हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, ग्रुप 13 पढ़ रहे हैं। तो ग्रुप 13 में यार अलग अलग एलिमेंट्स के अलग अलग कंपाउंड्स आने वाले हैं, उन कंपाउंड्स को भी हमको स्टडी करना पड़ता है। तो एक एक करके यार हम सारी चीजें डिटेल में देखते जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले देखो कौन है, बोरैक्स है। बोरैक्स का फॉर्मूला देखो, Na2B4O7.10H2, Na2B4O7.10H2, ठीक है। अब देखो यार, इसको देख के, इस फॉर्मूले को देख के अगर आपसे कोई पूछे कि यार वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितने हैं इसमें, अगर कोई पूछे कि यार वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितने हैं इसमें जरा बताना, तो आप लोग क्या बोलोगे, अभी इस फॉर्मूले को देख के क्या बोल दोगे कि यार 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है ना। लेकिन 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता है। जब इसका हम लोग इंटरनल अंदर से स्ट्रक्चर देखते हैं तो अंदर से स्ट्रक्चर इसका कुछ ऐसे आता है, 2Na+ ये है, और एक आपका B4O5 OH4 2- का आयन बन रहा है, और .8H2 है। तो ये जो .8H2 है ये है आपके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये जो .8H2 है ये है आपके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ये है, ठीक है। 8 हैं आपके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। अब देखो यार, इन्होंने स्ट्रक्चर दे रखा है, ये जो B4O5 OH4 2-
कौन सा आयन है आपके पास, B4O5OH होल 4 2 माइनस। इस आयन को इन्होंने यहाँ पे बना रखा है। देखो ये 3 बोरॉन है, ये 3 बोरॉन है, यार ये एक चौथा 4 बोरॉन है और आपके O5 है ना, और OH होल 4। तो ऐसे कुछ आपका स्ट्रक्चर है और टोटल चार्ज कितना है इस पे 2 माइनस है। तो उसको बैलेंस करने के लिए आपको 2 सोडियम भी लगे हैं। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या दे रखा है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यही सवाल है आप लोगों से, इस स्ट्रक्चर के बेसिस पे यही सवाल पूछे जाएंगे आप लोगों से। देखो 2 ऐसे बोरॉन है जिसके हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है। क्यों? क्योंकि जैसे ये वाला आप बोरॉन देखो कितने बॉन्ड बना रहा है, 3 बॉन्ड बना रहा है और लोन पेयर तो कोई भी नहीं होगा, इसके हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है। ऐसे ही ये वाला देखो यार कितने बॉन्ड बना रहा है, 3 बॉन्ड बना रहा है, 3 बॉन्ड बना रहा है, लोन पेयर तो होंगे नहीं, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। यहाँ पे देखो ये वाला बोरॉन कितने बॉन्ड बना रहा है, 4 बॉन्ड बना रहा है और ऑब्वियसली लोन पेयर अगेन नहीं है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। अगेन ये भी 4 बॉन्ड बना रहा है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। तो 2 बोरॉन के हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, 2 बोरॉन के हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। ठीक है, ऐसे ही देखो BOB लिंकेज है ना, तो आपको ये देखना पड़ेगा, दिस इज बोरॉन, दिस इज ऑक्सीजन, दिस इज बोरॉन, तो ये एक लिंकेज हो गया BOB का। ऐसे ही आपके 5 लिंकेज है, देखो ये ऐसे बीच में भी लिंकेज है, ये वाला ऐसे बीच में भी लिंकेज है, तो आपके टोटल BOB लिंकेज कितने हैं, 5 हैं। और आपसे पूछ सकता है कि BO बॉन्ड्स कितने हैं, तो अगेन आपको काउंट करने हैं, कितने हैं, 14 बॉन्ड्स हैं। BO बॉन्ड्स कितने हैं, 14 बॉन्ड्स हैं। तो यार ये इंपॉर्टेंट रहता है ना, इसलिए स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्यों? अगर यार आपको स्ट्रक्चर पता है तो वहां से यार बहुत सारे क्वेश्चंस ओपन हो जाते हैं। आप लोगों से लिंकेज पूछ सकता है, आप लोगों से हाइब्रिडाइजेशन पूछ सकता है, आप लोगों से कितने पर्टिकुलर टाइप के बॉन्ड्स हैं ये सब पूछ सकता है। इन सब का कब आप आंसर दे पाओगे, जब आप लोगों को ये स्ट्रक्चर याद होगा, जब आप लोगों को ये स्ट्रक्चर याद होगा। स्ट्रक्चर याद होगा तो फिर आप लोग अच्छे से आराम से इसके आंसर दे सकते हो। ऑलराइट, तो ये हो गई हमारी बोरेक्स की बात। अब देखो यार इसमें इसे हम लोग बना कैसे रहे हैं, बोरेक्स इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ये जो बोरेक्स है ये आपका इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, तो इसकी आप लोगों को प्रिपरेशन बता रखी है, इसकी प्रिपरेशन बता रखी है। देखो बोल रहा है पहले बोल रहा है फ्रॉम कुलमेनाइट, इससे भी बना सकते हैं कैसे, व्हेन कुलमेनाइट पाउडर इज हीटेड विद Na2CO3 सॉल्यूशन द फॉलोइंग रिएक्शन अकर्स। ये रहा आपका कुलमेनाइट, Ca2B6O11, इसकी आप Na2CO3 के साथ रिएक्शन करते हो तो आपका ये बोरेक्स बन जाता है। ठीक है, ये आपका बोरेक्स बन जाता है। ऑलराइट, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या बोल रहा है, द फिल्ट्रेट इज कूल्ड व्हेन व्हाइट क्रिस्टल्स ऑफ बोरेक्स आर प्रेसिपिटेटेड। व्हाइट क्रिस्टल्स होते हैं बोरेक्स के, वो प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, तो हमारे पास बन गया हमारा बोरेक्स। ठीक है, द मदर लिक्विड ऑन ट्रीटमेंट विद CO2 कन्वर्ट्स NaBO2 टू अगेन बोरेक्स विच प्रेसिपिटेट्स आउट ऑन क्रिस्टलाइजेशन। अब अगर हमको प्रोडक्टिविटी और भी ज्यादा बढ़ानी है तो देखो ये NaBO2 क्या कर रहा है, एज अ साइड प्रोडक्ट बना है, तो इस NaBO2 को हम लोग फर्दर CO2 के साथ रिएक्ट करा के वापस उसको बोरेक्स में कन्वर्ट कर ले रहे हैं, ऑलराइट। तो ये पहली प्रिपरेशन हो गई फ्रॉम कोलेमेनाइट। दूसरी प्रिपरेशन है फ्रॉम ऑर्थोबोरिक एसिड, ये इंपॉर्टेंट है। ऑर्थोबोरिक एसिड के साथ जो प्रिपरेशन है ये इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है, ऑर्थोबोरिक एसिड मतलब बोरिक एसिड, ऑर्थोबोरिक एसिड मतलब बोरिक एसिड ही बोल रहा है। तो H3BO3 प्लस Na2CO3, आप Na2CO3 के साथ रिएक्शन करा रहे हो तो देखो ये बोरेक्स बन चुका है और CO2 गैस रिलीज हो जाती है, ये आपका आ गया बोरेक्स, है ना, ये आपका आ गया बोरेक्स। ऑलराइट, तो कुछ नहीं यार, आपको जो आपका बोरिक एसिड है उसके Na2CO3 के साथ रिएक्शन करा रही है, आपका बोरेक्स बन जाएगा। ठीक है, ये वाली रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। अच्छा, और देखो यार और क्या क्या बोल रहा है। अब यार ये प्रॉपर्टीज पे आ चुका है कि क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या क्या रिएक्शंस हो सकती हैं हमारे बोरेक्स की। तो देखिए, its aqueous solution is alkaline because of its hydrolysis to weak acid H3BO3 and strong alkali NaOH। ठीक है, जब आप इसका हाइड्रोलिसिस करते हो, हाइड्रोलिसिस क्या होती है, केमिकल इक्विलिब्रियम में, आयनिक इक्विलिब्रियम में आप लोगों ने इसे पढ़ा होगा। हाइड्रोलिसिस क्या होती है, सॉल्ट में पानी डाल रहे हो आप, ये जैसे बोरेक्स है, ये सॉल्ट है, इस पे आप क्या कर रहे हो, पानी डाल रहे हो, तो देखो किस किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये कन्वर्ट हो रहा है एक आपका बोरिक एसिड में, दिस इज बोरिक एसिड, और एक ये कन्वर्ट हो रहा है NaOH, है ना, ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्या है, एक आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। और जो बोरिक एसिड रहता है, जो बोरिक एसिड रहता है वो बेचारा कमजोर एसिड है, ये क्या है, वीक एसिड है। तो डोमिनेट कौन करेगा, एक यार आपका वीक एसिड है, एक यार आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ऑब्वियसली डोमिनेट कौन करेगा, बेस डोमिनेट करेगा, स्ट्रॉन्ग है ना, तो बेस डोमिनेट करेगा, तो नेचर क्या रहेगा, एल्कलाइन रहेगा।
नेचर क्या रहेगा, एल्कलाइन रहेगा। तो आप जैसे ही बोरेक्स को पानी में डाल देते हो तो आपका बोरिक एसिड और NaOH बन रहा है, और जो सॉल्यूशन है वो क्या बन रहा है, एल्कलाइन नेचर का बन रहा है, एल्कलाइन नेचर का बन रहा है। ठीक है, अब देखो ये जो दो रिएक्शन दे रखी हैं, ये जो दो रिएक्शन दे रखी हैं, इनमें हीटिंग इफेक्ट दिखा रखा है, हीटिंग इफेक्ट दिखा रखा है आपके बोरेक्स का। अगर बोरेक्स को मैं हाई टेम्परेचर्स पे हीट करता हूं तो क्या रहेगा, देखो जैसे आप बोरेक्स क्या था Na2B2O7.10H2O, उसको आप बहुत ज्यादा हीट करोगे तो पहले वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, उसके 10 के 10 वाटर ऑफ मतलब 10 जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं H2O जो आपको दिख रहा है वो उड़ जाते हैं और किसमें कन्वर्ट हो जाता है, Na2B7O7, Na2B4O7, Na2B4O7 में कन्वर्ट हो जाता है। अब क्या है, Na2B4O7 है और आपके पास क्या है 740 डिग्री सेल्सियस पे आप इसे हीट करें और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा दिया, बेसिकली और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो ये क्या हो जा रहा है NaBO2, है ना, इसको हम लोग और बोलते हैं सोडियम मेटाबोरेट, इसे बोलते हैं सोडियम मेटाबोरेट, उसमें कन्वर्ट हो जाता है NaBO2 में और B2O3 में बन जाता है, बोरिक एनहाइड्राइड था। अब इन दोनों को मिला के सोडियम मेटाबोरेट और B2O3 बोरिक एनहाइड्राइड को मिला के एक आपकी बीड बनती है, एक बीड जानते हैं, छोटी सी ग्लासी सी कुछ चीज बनना, है ना, बीड्स होती है ना, बीड्स होती हैं, तो वो आपकी छोटी सी ग्लासी सी कुछ चीज बनना, तो उसे हम लोग बोलते हैं बीड बोलते हैं। ठीक है, तो आपको सोडियम मेटाबोरेट और B2O3 मिला के क्या बना लेते हैं, बीड। अब ये आता है एक बीड टेस्ट आता है कि हम लोग अलग अलग कटायंस को पहचान सकते हैं इन बीड के साथ। देखो ये आपकी ग्लासी बीड बन चुकी है, ये एक आपकी ग्लासी बीड बन चुकी है, एक छोटा सा इतना सा कुछ स्ट्रक्चर बन चुका है जो ग्लासी टाइप का है ना, जैसे माला रहती है वो बीड्स रहती हैं, तो वैसा सा ही कुछ आपका स्ट्रक्चर बन चुका है लेकिन ग्लासी है। अब क्या करा रहे हो, इस ग्लासी बीड को बोले तो जो आपका ये सोडियम मेटाबोरेट है और जो B2O3 है, अब ये एक टेस्ट है बेसिकली, इसको और हम क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बीड टेस्ट भी बोलते हैं। अब जैसे सपोज करो आप लोगों को टेस्ट करना है, आपने बीड ले ली और आपको टेस्ट करना है कि यार जिससे आप रिएक्शन करा रहे हो वो कॉपर का कंपाउंड है या नहीं है, कॉपर उसमें है या नहीं है। तो आपने क्या करा, इस ग्लासी बीड को CuO किसी कंपाउंड से रिएक्ट कराया, तो आपका सपोज करो ब्लू कलर की बीड आ गई, है ना, और जैसे ये कोबाल्ट से कराया, मान लो कोबाल्ट के किसी कंपाउंड से, अगेन ग्लासी बीड को, तो अगेन ब्लू कलर की बीड आ गई, तो आप लोगों को आइडिया रहेगा कि हाँ यार इसमें या तो यार कॉपर हो सकता है या फिर कोबाल्ट हो सकता है। फिर हम यार फर्दर टेस्ट कर सकते हैं डिफरेंशिएट करने के लिए कि वेदर कॉपर इज प्रेजेंट और कोबाल्ट इज प्रेजेंट। तो एक बेसिकली इजी सा टेस्ट रहता है यार, बीड बना दो, उसके बाद किसी भी रिएक्शन, किसी भी एलिमेंट के साथ रिएक्शन कराइए, तो जिस हिसाब से बीड का कलर आएगा उस हिसाब से मैं बता सकता हूं कि पर्टिकुलर एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं। जैसे आपका ये ग्लासी बीड है, मैंने TiO से कराया, तो अब सपोज करो येलो कलर की बीड आ गई, तो मुझे पता चल गया कि यार इसमें ये टाइटेनियम प्रेजेंट है, ऑलराइट। तो ऐसे मैं पहचान सकता हूं कि कौन सा कटायन प्रेजेंट है, किस टेस्ट से, बीड टेस्ट से। ठीक है, अब यार इधर कंफ्यूज मत होना कि भैया ऐसे कैसे पहचानेंगे, ये तो ब्लू है ये भी ब्लू है, दोनों की दोनों ब्लू बीड बन रही है, अब इसे कैसे पहचाने। तो यार और भी सारे टेस्ट होते हैं, ये तो बहुत बेसिक सा टेस्ट हो गया। फिर और भी आप डिफरेंशिएट कर सकते हो टेस्ट बिटवीन योर कॉपर एंड कोबाल्ट। ठीक है, तो ये ग्लासी बीड है, ये पहचानने में आती है कि कौन सा पर्टिकुलर कटायन प्रेजेंट है, और इसे हम क्या बोल रहे हैं, बीड टेस्ट बोल रहे हैं। ठीक है, सोडियम मेटाबोरेट और B2O3 बोरिक एनहाइड्राइड का मिला के आपकी ग्लासी बीड बनती है और उससे हम लोग एक पर्टिकुलर कटायन को टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए और देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है ऑर्थोबोरिक एसिड, है ना, बोले तो बोरिक एसिड, ये क्या होता है आपका H3BO3, या फिर इसको और क्या लिख सकते हो, BOH होल थ्राइस। ठीक है, अब यार ऐसा फॉर्म में लिखा हुआ है तो ये घबराने की बात नहीं है, ये मत बोल देना ये बेस है, क्योंकि जनरली क्या देते हैं NaOH CaOH होल ट्वाइस, तो अगर OH दिख जाता है तो हमें बेस की आदत रहती है, लेकिन ये बेस नहीं है, ये क्या है आपका बोरिक एसिड है या फिर ऑर्थोबोरिक एसिड है। ठीक है, चलो देखो ये क्या बोल रहा है, इन द सॉलिड स्टेट द BOH होल 3 यूनिट्स आर हाइड्रोजन बॉन्डेड टुगेदर इनटू 2 डायमेंशनल शीट्स विद ऑलमोस्ट हेक्सागोनल सिमेट्री बना रहा है। जैसे देखो ये आपका एक बोरॉन है, हेक्सागन कैसे बना रहा है, ये ऑक्सीजन है ना। अब देखो यहाँ पे ये कौन सा बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, ये आपका हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये इधर बोरॉन, ये इधर ऑक्सीजन, अब अगेन ये वाला कौन सा बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, और ये
हाइड्रोजन। अब देखो जैसे मैंने जो जो रेड 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 से मार्क करे हैं जो जो एलिमेंट, देखो वो हेक्सागन बन रहा है, यहाँ पे ये क्या बन रहा है, ये हेक्सागन बन रहा है ना, ये हेक्सागन बन रहा है। तो सॉलिड स्टेट में वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी दिखा रहा है। 2 डायमेंशनल शीट बोले तो जैसे देखो कोई सा भी आप बोरॉन पकड़ लो, जैसे ये वाला बोरॉन हमने पकड़ा, इसकी जरा यार हाइब्रिडाइजेशन बताना। 3 बॉन्ड बना रहा है, लोन पेयर कुछ भी नहीं है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने के साथ ये स्ट्रक्चर क्या है, प्लेनर है। सारे के सारे बोरॉन के हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है, तो स्ट्रक्चर क्या है, प्लेनर है। तो इसलिए ही ये 2 डायमेंशनल शीट बना रहा है, मतलब 2 डायमेंशनल एक प्लेन में आप लोग उसे देख सकते हो, एक प्लेन में है वो बेसिकली, एक प्लेन में, जैसे XY प्लेन में हो सकता है, YZ प्लेन में हो सकता है, ZX प्लेन में हो सकता है, तो एक प्लेन में आ गई हैं पूरी की पूरी चीजें। तो 2 डायमेंशनल शीट्स बना रहा है ऑर्थोबोरिक एसिड, है ना। चलिए अब देखिए इसकी प्रिपरेशन बोल रहा है, प्रिपरेशन ये है आपका, जैसे बोरेक्स था उसको आप लोग किसी एसिड से ट्रीट कराओ, है ना, तो क्या बन रहा है आपका, बोरिक एसिड बन रहा है, H3BO3 बन रहा है ना। ऐसे अगर आपने एसिड ले लिया, HCl ले लिया, तो भी आपका बोरिक एसिड बन रहा है, तो भी आपका बोरिक एसिड बन रहा है। ठीक है, एक तो यार ये रिएक्शंस हो गई, एक तो ये रिएक्शन हो गई, और क्या है आपकी कोलेमेनाइट से रिएक्शन कराओ, CA2B6O11 था, अगेन उसकी SO2 के साथ रिएक्शन, और वाटर ले रखा है आप लोगों ने, देखो एक्सेस ऑफ SO2 इज पास थ्रू इट। एक तो आपका यार ये कंपाउंड बना, ठीक है, जो फिल्ट्रेट हो जाएगा, एज वेल एज आपका साथ में क्या बन रहा है, बोरिक एसिड बन रहा है, साथ में आपका क्या बन रहा है, बोरिक एसिड बन रहा है, बोरिक एसिड बन रहा है। ठीक है, तो ये 2 प्रिपरेशन है, हालांकि ऊपर वाली ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऊपर वाली ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, अब देखो यार इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज में हम लोगों को पता है यार, बोरिक एसिड है ना, एसिड है, और ये वीक एसिड है, कमजोर एसिड है ये। तो देखो इट इज अ वीक मोनोबेसिक एसिड, मतलब एक H+ देगा, एक H+ देगा। अब ये थोड़ा अलग टाइप का एसिड है, अलग टाइप का कैसे एसिड है, देखो completes its octet by accepting OH minus ions from water molecules। देखो यार जनरली एसिड्स क्या होते हैं, जनरली एसिड्स वो होते हैं जो H+ आयन देते हैं, लेकिन ये कैसा एसिड है, ये एक ऐसा एसिड है जो वाटर से OH माइनस आयन ले लेता है, जो वाटर से OH माइनस आयन ले लेता है। तो देखो जैसे आपका ये बोरिक एसिड है, BOH होल थ्राइस है, इसको आपने पानी में डाला, H2O में डाला, पानी में डाला, बेसिकली इसमें कौन कौन है, H है और OH है, वाटर का मतलब H और OH है। तो अब ये क्या करता है, यहां से OH को एक्सेप्ट कर लेता है, ये BOH होल थ्राइस OH को एक्सेप्ट कर लेता है, तो ये क्या बना लेता है, BOH होल 4 माइनस बना लेता है, प्लस आपका पीछे कौन रह गया, ये H+ रह गया ना, तो पीछे बना लेता है H+। तो देखो ये एसिड तो है, कैसे, ये जो आपका बोरिक एसिड है, ये जो आपका बोरिक एसिड है, ये फाइनली क्या दे रहा है, एक H+ दे रहा है। तो इट इज अ वीक मोनोबेसिक एसिड, एक H+ आ रहा है तो मोनोबेसिक एसिड है एक, है ना। लेकिन इसका तरीका क्या है H+ देने का, ये वाटर से OH माइनस आयन खींच ले रहा है, ले रहा है, तो ये इट इज एन OH माइनस एक्सेप्टिंग एसिड, इट इज एन OH माइनस आयन एक्सेप्टिंग एसिड। ठीक है, और OH माइनस एक्सेप्ट कर रहा है, तो पीछे कौन छोड़ जा रहा है, H+ छोड़ जा रहा है, और आपका ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, ऑलराइट, तो देखो ये बोल रहा है, इट इज देयरफॉर फंक्शंस एज लुईस एसिड की तरह काम कर रहा है। क्यों, क्योंकि ये OH माइनस ले रहा है। लुईस एसिड कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स, नेगेटिव चार्ज एक्सेप्टर्स, तो ये OH माइनस अनायन है, उसको एक्सेप्ट कर रहा है, नेगेटिव चार्ज को एक्सेप्ट कर रहा है, तो लुईस एसिड की तरह काम कर रहा है। लेकिन ये नॉट एज प्रोटॉन डोनर नहीं है, ये H+ डोनर नहीं है, जैसे कि जो ज्यादातर एसिड्स होते हैं वो नहीं है। ये क्या है, लुईस एसिड है, एक तरीके से नेगेटिव चार्ज को एक्सेप्ट करता है और रिलीज क्या कर देता है, पॉजिटिव चार्ज रिलीज कर देता है। ठीक है, वीक एसिड है, वीक एसिड है, ये पीके वीके वैल्यूज याद करने की जरूरत नहीं है यार, है ना, लेकिन बस इतना समझना, वीक मोनोबेसिक एसिड है। ठीक है, ये जो रिएक्शन है ना, कुछ नहीं यार, इसमें घबराने की बात नहीं है। जैसे ये H3O+ बना रखा है इसने, तो हमारे पास यार वाटर रहता है, तो ये जो H+ बनता है ना, वाटर के साथ कंबाइन करके ये H3O+ में ही कन्वर्ट हो जाता है। हालांकि उसकी जरूरत नहीं है, ये जो मैंने रिएक्शन लिखी है ये भी बिल्कुल परफेक्टली ओके है। ठीक है, तो ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई। अब चलो बात करते हैं डाइबोरेन की। डाइबोरेन क्या होता है, डाइबोरेन क्या होता है, B2H6। इसकी यार हम लोगों ने पहले भी बात करी थी, इसका स्ट्रक्चर बनाया था, बनाना बॉन्डिंग देखी थी इस सब में, है ना। ये क्या है, डाइमर होता है BH3 का, BH3 का क्या होता है, डाइमर होता है। वो सारी की सारी बातें यार हम कर चुके हैं इस पर्टिकुलर, अभी हम लोगों को इसकी रिएक्शंस देखनी है, इसकी प्रिपरेशंस देखनी है। ठीक है, देखो अब इसकी प्रिपरेशन क्या है, प्रिपरेशन क्या है, पहली बात तो है जैसे BF3 होता है, BF3 होता है, उसको आप LiAlH4 एल्यूमिनियम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड,
लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसको और क्या बोला जाता है, LaH बोला जाता है। ये ऑर्गेनिक में बहुत तगड़े तरीके से इसको आप एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हो, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट आप इसे यूज करते हो, ठीक है। और सॉल्वेंट क्या ले रहे हो, ईथर ले रहे हो, अगेन एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ले रहे हो, तो आपका क्या बन जा रहा है, B2H6 बन रहा है, डाइबोरेन बन रहा है। ऑलराइट, और लिथियम और एल्यूमिनियम अपने फ्लोराइड्स बना रहे हैं। ऐसे ही है NaBH4, ये भी क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है ना, ये भी ऑर्गेनिक में काम आता है बहुत ज़्यादा, रिड्यूसिंग एजेंट है। जो आपका LiAlH4 है ना, एज वेल एज NaBH4 है, ये दोनों के दोनों क्या हैं, अच्छे खासे रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, अच्छे खासे रिड्यूसिंग एजेंट्स है, ठीक है। तो ध्यान रखना LiAlH4 हो या फिर NaBH4 हो, ठीक है। तो इन दोनों से ही क्या बन रहे हैं, डाइबोरेन बन रहे हैं, डाइबोरेन बन रहे हैं। ऐसे ही तीसरी रिएक्शन दे रखी है BF3 की प्रिपरेशन, BF3 की रिएक्शन NaH सोडियम हाइड्राइड के साथ करा रखी है, अगेन डाइबोरेन बन रहा है और सोडियम अपना फ्लोराइड बना दे रहा है। दिस इज इंडस्ट्रियल मेथड, ये हम लोग लार्ज स्केल पे, ये हम लोग लार्ज स्केल पे ये वाला मेथड यूज कर सकते हैं। दिस मेथड कैन बी यूज्ड फॉर लार्ज स्केल। इंडस्ट्रियल मेथड का मतलब ये रहता है कि हम लोग इंडस्ट्री, उसकी इंडस्ट्री में बना सकते हैं, एक बड़े स्केल पे उसे बना सकते हैं, ठीक है। तो इसकी बात, ये बात कर ली हम लोगों ने प्रिपरेशन की, ये बात हो गई प्रिपरेशन की। चलो अब क्या और क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं यार, और क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब जैसे डाइबोरेन का आप वाटर के साथ रिएक्शन कर रहे हो, बेसिकली हाइड्रोलिसिस कर रहे हो, तो क्या बन रहा है, ये कौन है भैया, कौन है भैया, ये है आपके बोरिक एसिड, है ना, बोरिक एसिड बन रहा है, ठीक है। तो डाइबोरेन का पानी के साथ रिएक्शन करोगे तो क्या बन जाएगा, बोरिक एसिड बन जाएगा। अच्छा, और क्या है, देखो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट रहता है यार, बिल्कुल यार, इसमें क्या रहते हैं, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स रहते हैं, जिसे हम लोग बनाना बॉन्डिंग भी बोलते हैं, जिसे हम लोग बनाना बॉन्डिंग भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो यार, इसमें और कौन कौन सी रिएक्शंस दे रखे हैं, जैसे डाइबोरेन है, डाइबोरेन है, अब इसकी आप अमोनिया के साथ रिएक्शन करा रहे हो, अमोनिया के साथ रिएक्शन करा रहे हो, तो यार देखो मैंने आप लोगों को ये समझाया था कि जब यार डाइबोरेन टूटता है, जब आपका जैसे ये था B2H6 है, डाइबोरेन जब वो टूटता है तो कैसे टूटता है, BH4 माइनस में प्लस BH2 प्लस में, है ना। आपके 4 हाइड्रोजन जो टर्मिनल वाले रहते हैं वो अलग रहते हैं, और जो आपके ब्रिजिंग वाले हाइड्रोजन रहते हैं वो अलग रहते हैं, ऐसे करके ये टूटता है। तो देखो यही बन रहा है, जैसे आपका B2H6 अमोनिया के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो देखो एक तो आपका BH4 माइनस बन गया, यहाँ पे तो बोरॉन के ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, बोरॉन ने 4 बॉन्ड बना दिया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। लेकिन ये था जो BH2 प्लस बन रहा था, BH2 प्लस बन रहा था, उसने फर्दर यार NH3 जो अमोनिया है, जो आपका अमोनिया रहता है NH3, यहाँ पे क्या रहते हैं, लोन पेयर रहते हैं, तो ये लोन पेयर इसने अगेन बोरॉन को डोनेट कर दिए। ये जो था ना आपका BH2 प्लस था, BH2 प्लस था, इस बोरॉन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल थे, 2 एम्प्टी ऑर्बिटल थे, तो आपके ये जो 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल आते हैं और ये इसे अपने से डोनेट कर देते हैं लोन पेयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये 2 आ गए, ये आपके ये 2 अमोनिया आ गए, क्यों, क्योंकि बोरॉन के पास क्या होते हैं, 2 एम्प्टी ऑर्बिटल थे, तो ये रिएक्शन हो गई, ये रिएक्शन हो गई। ऐसे ही अगर आप जैसे रिएक्शन करा रहे हो अगेन डाइबोरेन की CH3 होल थ्राइस नाइट्रोजन, अब अगेन नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर, ये अमीन्स है ना, बेसिकली RNH2 रहता है कोई ग्रुप, R क्या है, एल्काइल ग्रुप, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, है ना। तो ये क्या रहते हैं, आपके अमीन्स रहते हैं, ये क्या रहते हैं, अमीन्स। तो पहले हम लोगों ने अमोनिया की रिएक्शन देखी, फिर हम लोगों ने हाइड्रोजन को रिप्लेस करके CH3 से कर दिया, तो ना, तो अगर लार्जर अमीन्स हैं तो ये देखो ये क्या कर रहा है, अब ये टूट नहीं रहा है। अगर आप लार्ज अमीन्स यूज कर लोगे ना तो देखो वो टूट नहीं रहा है, ये वाली रिएक्शन नहीं हो रही है, लार्ज अमीन्स के साथ ये वाली रिएक्शन नहीं हो रही है। सिंपली क्या कर रहा है, बोरॉन अपना एम्प्टी ऑर्बिटल में ये अपने लोन पेयर, नाइट्रोजन लोन पेयर डोनेट कर रहा है और बोरॉन एक्सेप्ट कर ले रहा है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, अगर लार्जर अमीन्स आ जाएंगे, जैसे आपके ये है CH3 होल थ्राइस, बेसिकली दिस इज 3 डिग्री अमीन, ये क्या है, 3 डिग्री अमीन है। तो अगर 3 डिग्री अमीन आ जाता है, B2H6 के साथ रिएक्शन करा रहा है, तो आपके वो डिसोसिएट नहीं हो रहा है B2H6, अमोनिया के साथ तो डिसोसिएट हो गया, अमोनिया के साथ तो डिसोसिएट हो गया, लेकिन लार्जर अमीन्स के साथ 3 डिग्री अमीन्स के साथ वो डिसोसिएट नहीं होता है, 3 डिग्री अमीन्स के साथ वो डिसोसिएट नहीं होता है, ठीक है। चलो ऐसे यार ये बोल रहा है डाइबोरेन है, इसके अपने कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराई तो BH3CO, अगेन CO क्या कर रहा है, अपने को लोन पे डोनेट कर रहा होगा, बोरेन कार्बोनिल बन गया, बोरेन कार्बोनिल बन गया, ठीक है। तो ये चीजें हमको ध्यान रखें, हालांकि इंपॉर्टेंट क्या है, ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है अमोनिया वाली, और ये अमीन वाली,
ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, और ऑब्वियसली ऊपर वाला जो आपके डाइबोरेन के हाइड्रोलिसिस से बोरिक एसिड बन रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब देखो, बोल रहा है द रिएक्शन विद अमोनिया डिपेंड्स ऑन कंडीशन। जो आप डाइबोरेन की रिएक्शन करा रहे हो अमोनिया के साथ, ये यार ये अलग अलग कंडीशंस पे डिपेंड करती है। कैसे? अगर आपने एक्सेस अमोनिया ले लिया है, एक्सेस अमोनिया ले लिया है, लो टेम्परेचर रखा है, एक्सेस अमोनिया लो टेम्परेचर रखा है, तो बिंदास तरीके से वो टूट जाएगा। देखो ऐसी रिएक्शन कर, ये यही प्रोडक्ट देखे थे हमने पहले, B2H6 का डिसोसिएशन हो गया BH4 माइनस में और BH2 प्लस में। अब वो प्लस वाले ने क्या करा, आपके लोन पेयर एक्सेप्ट कर लिए नाइट्रोजन से, करेक्ट। तो ये एक आयनिक कंपाउंड बना दिया। अब अगर मान लो एक्सेस अमोनिया है और आप और हायर टेम्परेचर रख रहे हो, 2000 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रख रहे हो, 2000 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रख रहे हो, तो क्या बना रहा है, ये बोरॉन नाइट्राइड बना रहा है, BNX। BNX बोले तो एक तरीके की लंबी चेन बना देता है ना, एक तरीके से लंबी चेन बना देता है। और उस बोरॉन नाइट्राइड को और क्या बोल रहे हैं, बोराजोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोराजोन। इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट बोल रहे हैं, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। जैसे ग्रेफाइट एक लंबी चेन्स बनाते हैं, है ना, वैसे ये भी एक लंबी चेन टाइप बना देगा। तो ध्यान रखना, बोरॉन नाइट्राइड क्या बोल रहा है, बोराजोन बोल रहा है, और इसे इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट भी बोलता है। ठीक है, और अगर उधर ही आपने अमोनिया और B2H6 में रेशियो रखा है 2:1 का, 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स लिए और B2H6 का 1 मॉलिक्यूल लिया हायर टेम्परेचर्स पे अगेन, तो क्या बन रहा है, B3N3H6। क्या बोल रहे हैं इसे हम, बोराजोल, है ना, या फिर इसे बोराजीन भी बोला जाता है। ध्यान रखना, दिस इज बोराजोन, N है यहाँ पे, और दिस इज बोराजोल, L है। ठीक है, और बोराजीन या फिर इनऑर्गेनिक बेंजीन। इनऑर्गेनिक बेंजीन, जैसे बेंजीन क्या होती है, बेंजीन क्या होती है, बेंजीन होती है C6H6। ये क्या रहती है, बेंजीन रहती है। उसको ही यार जैसे 6 कार्बन थे तो उसमें 3 बोरॉन रिप्लेस कर दिए, 3 नाइट्रोजन रिप्लेस कर दिए, तो B3N3H6 ये क्या हो गई आपकी, इनऑर्गेनिक बेंजीन। ये क्या हो गई आपकी, इनऑर्गेनिक बेंजीन। ऐसे ही स्ट्रक्चर रहता है, जैसे ये बोरॉन, ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन, इधर ये बोरॉन, इधर ये बोरॉन, इधर ये नाइट्रोजन। पहले तो आप सब तरफ ऐसे सिंगल बॉन्ड बना दो और एक एक हाइड्रोजन दे दो। 6 हाइड्रोजन है ना, एक एक आप हाइड्रोजन दे दो। हर किसी आपकी जो बेंजीन होती है उसमें भी तो हर किसी कार्बन पे क्या रहता है, एक एक आपका हाइड्रोजन रहता है, करेक्ट। अब यहाँ पे क्या है, लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास क्या रहते हैं, लोन पेयर रहते हैं, तो ये लोन पेयर इसको डोनेट कर देता है। ठीक है, तो ये देखो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, ये लोन पेयर इसको डोनेट कर देता है और ये लोन पेयर इसको डोनेट कर देता है। तो देखो ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड भी आ रहे हैं, बिल्कुल, है ना। तो ये कह रहे हैं आपका इनऑर्गेनिक बेंजीन है, दिस इज इनऑर्गेनिक बेंजीन। ये आपका स्ट्रक्चर हो गया इनऑर्गेनिक बेंजीन का। ठीक है, और क्या बोला जा रहा है, बोराजोल बोला जा रहा है या फिर बोराजीन बोला जा रहा है। ठीक है, और जो इनऑर्गेनिक बेंजीन है, जो बोराजोल है, इट इज मच मोर रिएक्टिव देन बेंजीन। बहुत अच्छा खासा रिएक्टिव रहता है, ये बेंजीन से ज्यादा रहता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हो गई आपकी डाइबोरेन की, ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हो गई डाइबोरेन की। तो हम लोगों ने यार ग्रुप 13 को अच्छे से डिटेल में कवर कर लिया। बहुत सारी चीज़ें यार हमने पहले देख ली थी, बहुत सारी चीज़ें पहले देख ली थी, और अब हम लोगों ने उसके कंपाउंड्स के बारे में भी देख लिया, क्या क्या रिएक्शंस हैं, क्या क्या प्रिपरेशंस हैं, ये देख लिया। अब देखो यार, अब क्या है आपका नेक्स्ट इज यार ग्रुप 14। अब यार ये प्यारा ग्रुप है, इसमें ज़्यादा कुछ यार है नहीं, है ना, इसमें ज़्यादा कुछ रहता नहीं है, जो भी है वो हम लोग कवर कर लेंगे। हालांकि बहुत सारी चीज़ें हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जैसे कार्बन के एलोट्रोप्स थे, ग्रेफाइट है, आपका डायमंड है, फुलरीन के बारे में बातें, तो ये सारी की सारी चीज़ें हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर ली है। ठीक है, अब तो देखो अब क्या क्या बचा है वो चीज़ें मैं बता देता हूँ आपको। इसको और हम क्या बोल रहे हैं, कार्बन फैमिली बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं भैया कार्बन फैमिली, क्योंकि यार पहला मेंबर के हिसाब से हम लोग नाम रखते हैं, तो पहला मेंबर कौन है, कार्बन है। ग्रुप 14 को हम क्या बोल रहे हैं, कार्बन फैमिली। अब देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। ऑल ग्रुप 14 मेंबर्स क्या हैं, सॉलिड्स हैं। कार्बन और सिलिकॉन क्या है, नॉन मेटल है। कार्बन और सिलिकॉन क्या है, नॉन मेटल। जर्मेनियम कौन है, मेटलॉइड है। हालांकि उसके बाद के जो एलिमेंट है टिन और लेड, वो क्या है, मेटल्स हैं। टिन और लेड क्या है, मेटल्स हैं। तो सही बात है, डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। तो कार्बन और सिलिकॉन तो नॉन मेटल हो गए, प्योर नॉन मेटल हो गए। जर्मेनियम क्या हो गया आपका, मेटलॉइड हो गया। और आपका जो टिन और लेड है वो क्या रह गए, सॉफ्ट मेटल्स, बेसिकली मेटल्स हो गए, वो क्या हो गए, मेटल हो गए। ठीक है, चलो और देखो, द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ग्रुप 14 आर मच हायर देन दोज ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स ड्यू टू स्ट्रॉन्गर मेटालिक बॉन्डिंग, है ना। बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा आ जाते हैं वहाँ पे यार। अगर मैं ग्रुप 13 की बात करूँ
ग्रुप 13 की बात करूं, देखिए मैं अगर ग्रुप 13 की बात करूं तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा, NS2 NP1 रहेगा। और अगर मैं ग्रुप 14 की बात करूं तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा NS2 NP2 रहेगा। ठीक है, तो आपके जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे वो इंक्रीज हो जाते हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है वो इंक्रीज हो जाते हैं। अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो जाते हैं तो बेहतर तरीके से मेटालिक बॉन्डिंग कर पाते हैं। और अगर मेटालिक बॉन्डिंग अच्छी होती है तो उनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा रहता है। तो ग्रुप 14 वाले में मेटालिक बॉन्डिंग ज़्यादा अच्छी होती है, तो इनका बेहतर तरीके से आपका ज़्यादा हायर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट रहता है। ठीक है, चलो ये चीज़ सही है। और देखो और क्या है, अब यार कुछ कुछ जो कंपाउंड्स हैं वो चीज़ देख लीजिए। पहला है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। इट इज फॉर्म्ड टुगेदर विद CO2, है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे बनता है, इनकम्प्लीट कंबशन से भी बनता है। देखो इनकम्प्लीट कंबशन जब यार ढंग से कंबशन नहीं होता है किसी भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस का, तो आपका CO बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। देखो ये रिएक्शन दे रखी है। और कैसे बन सकता है, जैसे CO2 है, CO2 पास हो रही है, उसमें से आप ये कार्बन के ऊपर पास करा दो CO2 को, तो कुछ नहीं यार वो CO कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, और क्या है, देखो इट इज इन द लेबोरेटरी इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डिहाइड्रेटिंग मिथेनोइक एसिड विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अब ये रिएक्शन मैंने आप लोगों को करवाई थी, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ये कैसे बिहेव करता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह। तो यही तो यार हेल्प थी कि हम लोगों ने जो पहले आप लोगों को चीजें बेसिक हथियार दे दिए, अब वो काम आएंगे यार, अब आप लोग चीजें समझ पाओगे। तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्या करता है, दिस इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये क्या रहता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या रिलीज करेगा, वाटर रिमूव करेगा, है ना, वाटर रिमूव करेगा। तो देखो कैसे पानी रिमूव करता है, वापस रिवाइज करिए, ये रहा यार आपका H और ये रहा आपका OH। तो ये पानी इसने रिमूव कर दिया, बाकी क्या बचा यहाँ पे बीच में, CO बचा, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया, है ना। अब देखो यार ये जो यहाँ पे चीजें दे रखी हैं, ये जो बायो वाले बच्चे होंगे उनको तो पता ही होगा, और जो इंजीनियरिंग वाले बच्चे हैं उनको नहीं पता होगा मे बी, है ना। हालांकि बायो में तो ये आप लोग बहुत ज़्यादा ही पढ़ते हो, ठीक है। देखो जो कार्बन मोनोऑक्साइड रहता है वो क्या रहता है, टॉक्सिक रहता है। क्यों, क्योंकि इट फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स विद द हीमोग्लोबिन। जो हमारे ब्लड में जो हीमोग्लोबिन रहता है उसके साथ एक यार कॉम्प्लेक्स बना देता है, और ये कॉम्प्लेक्स जबरदस्त स्टेबल है। दिस कॉम्प्लेक्स इज मोर स्टेबल देन ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, देखो ऑक्सीजन तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, ठीक है। लेकिन जो आपका ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये जब आपका हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करता है तो ये बनाता है आपका कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, ठीक है ना। तो वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बहुत ज्यादा स्टेबल है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो रहता है वो बहुत ज्यादा स्टेबल रहता है ना। अब ये करता क्या है, दिस प्रिवेंट्स द हीमोग्लोबिन इन द रेड ब्लड corpuscles from carrying oxygen. This prevents the hemoglobin from carrying oxygen around the body. This causes oxygen deficiency leading to unconscious and then death. देखो यार क्या होता है, जैसे आपका ब्लड में क्या है, हीमोग्लोबिन है। अब उसमें आपने कार्बन डाइऑक्साइड मान लो इनहेल करना स्टार्ट करा, गलती से आप कार्बन मोनोऑक्साइड आप गलती से इनहेल करते जा रहे हो। अब कार्बन मोनोऑक्साइड क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या हो रहा है, हीमोग्लोबिन के साथ एक कंपाउंड बना रहा है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, जो कि एक बहुत स्टेबल कंपाउंड है। अब ये क्या करता है, दिस प्रिवेंट्स द हीमोग्लोबिन फ्रॉम कैरिंग ऑक्सीजन। ये हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन कैरी करने से प्रिवेंट करता है। अब ऑक्सीजन यार हमारे ब्लड में जा नहीं रहा है तो क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो हमें अनकॉन्शियसनेस आती जाती है, और धीरे धीरे इसे स्लो डेथ भी बोला जाता है। देखो यार ऐसे बहुत सारे केसेस भी हुए हैं, हमारे विलेजेस में। क्या होता है, इसकी नॉलेज नहीं है। अब आप लोगों ने यार एक वर्ड सुन रखा होगा, सिगड़ी। जैसे बहुत ज़्यादा जब ठंड होती है तो हम लोग एक इतने से कंटेनर में लकड़ियाँ डाल देते हैं और उसको फिर जला देते हैं, है ना, सिगड़ी गर्म करने के लिए। तो क्या करते हैं यार, क्या होता था पहले, अब तो यार धीरे धीरे नॉलेज इंक्रीज हुई है। पहले क्या रहता था, जैसे रूम है, मान लो उसमें वेंटिलेशन नहीं है, और आपने एक कोने पे सिगड़ी जला दी, लकड़ियां मतलब ऑर्गेनिक सब्सटेंस रहता है, आपने उसे जला डाला, तो क्या कर रहा है, उससे गैसेस रिलीज हो रही हैं। अब उसमें इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है,
है ना। बहुत यार ज़्यादा तो टेम्परेचर्स नहीं है, एकदम तो बहुत तेज़ तो आग नहीं लगाते हैं, हल्की फुल्की आग लगाते हैं ना, हल्का फुल्का टेम्परेचर्स रहते हैं आपके, तो उसमें इनकम्प्लीट कंबशन होता है। इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज होती है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज हो जा रही है ना, आप लोगों ने रूम बंद कर दिया है ना, कोई भी वेंटिलेशन नहीं है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज कर गई और उसी रूम में लोग भी सो रहे हैं। तो जैसे जैसे रिलीज होती जाती थी कार्बन मोनोऑक्साइड, और आप जो रूम में होते हैं इंसान वो सांस लिए जा रहे हैं, है ना, तो वो इनहेल करे जा रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड को। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे जैसे वो उनकी क्वांटिटी बढ़ती जाती है, वो हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती जाती थी, वो आपकी प्रिवेंट करती थी ऑक्सीजन की, ब्लड कैरिंग ऑक्सीजन की कैपेसिटी। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन अब कैरी नहीं कर पाता था, ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाता था, तो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती थी और वो डेथ का कारण हो जाता था कि यार बंदे सोए हैं, है ना, रात को बढ़िया तरीके से सोए हैं लेकिन सिगड़ी जला के सो गए, और ऐसे रूम में जिसमें यार वेंटिलेशन बिल्कुल भी नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन एकदम इंक्रीज करती जा रही है, करती जा रही है, करती जा रही है, तो वक्त के साथ यार पता चला कि यार वो सुबह उठे ही नहीं, है ना। तो ऐसी डेथ भी होती थी पहले के ज़माने में, है ना। हालांकि अब तो यार नॉलेज बढ़ गई है, अब तो नॉलेज इंक्रीज हो गई है, तो ये भी एक रीज़न हुआ करता था, है ना। तो हम तो यार अच्छे स्टूडेंट्स हैं, हम लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये बात कर ली हमने कार्बन मोनोऑक्साइड की। और क्या है, और है आपका कार्बन डाइऑक्साइड भैया, CO2। तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनता है ना, प्रिपरेशन हालांकि दे रखी है, बहुत सारी प्रिपरेशन अलग देख रखी है, वैसे हालांकि ये कंप्लीट कंबशन से बनता है। जब बढ़िया तरीके से पूरी तरीके से आपका कंबशन होता है तो आपका CO2 बनता है, CO2 बनता है, ठीक है। अब देखो इसकी क्या क्या और प्रॉपर्टीज दे रखी हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज एन एसिड एनहाइड्राइड ऑफ कार्बोनिक एसिड, ये हम लोगों ने बताया था आपको, है ना। CO2 प्लस H2O करते हो आप तो क्या बना देता है, ये H2CO3 बना देता है। तो जो CO2 रहता है ये क्या रहता है, एसिड एनहाइड्राइड रहता है, ठीक है, किसका, कार्बोनिक एसिड का, H2CO3 का, विच इज अ वीक डाइबेसिक एसिड है। H2CO3 एक वीक डाइबेसिक एसिड है, और कैसे डिसोसिएट हो रहा है, पहले ये आपका एक H+ देता है, H3O+ को आप H+ ही लिया करो, ठीक है, फिर नेक्स्ट ये आपका एक और H+ देता है, एक और H+ देता है, ठीक है। चलो अब ये बोल रहा है जो H2CO3 और HCO3- है, बफर सिस्टम, ये बफर बनाता है एक तरीके से, आपका वीक एसिड है और उसका कॉन्जुगेट बेस है, तो ये बफर बनाता है, हेल्प्स टू मेंटेन pH ऑफ ब्लड बिटवीन 7.26 टू 7.42, है ना। ये pH ध्यान नहीं रखनी है, लेकिन हल्का फुल्का की 7 से ऊपर है ना, pH आपका ब्लड का ऐसा कुछ दे रखा है इसने, ठीक है। चलो और देखो यार, ये सारी तो चीज़ें ठीक है यार, इन वाटर विल टर्न ब्लू, लिटमस रेड, एसिडिक नेचर का है यार, है ना। और CO2 गैस इवॉल्व होगी, हीट कर दोगे तो, है ना, वाटर और CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा वो, ये सारी चीज़ें यही बता रखा है उसने। चलिए तो देखो, अब कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स रेडिली विद एल्कलीज, है ना, फॉर्मिंग कार्बोनेट, एंड इफ CO2 इज इन एक्सेस द हाइड्रोजन कार्बोनेट। यार ये देखो आपका लाइम वाटर टेस्ट रहता है, CO2 का टेस्ट क्या होता है, लाइम वाटर का टेस्ट होता है, तो आप क्या कराते हो, जो CO2 गैस इवॉल्व होती है उसे आप लाइम वाटर से, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से बेचते हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से बेचते हो, तो लाइम वाटर क्या हो जाता है, मिल्की हो जाता है, और थोड़ा थोड़ा यार उसका PPT बनने लग जाता है, तो वो PPT किसका रहता है, CaCO3 का रहता है, लाइम वाटर क्या हो जाता है, मिल्की हो जाता है ना। फिर क्या करते हो आप, और भी एक्सेस में आप उसको CO2 को बेचते रहते हो, CO2 कंटिन्यू आई जा रही है, तो जो CaCO3 बनता है वो फर्दर CO2 के साथ रिएक्ट करके आपका कैल्शियम का बाइकार्बोनेट या फिर कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना देता है, जो कि अगेन क्या हो जाता है, एक्वस सॉल्यूशन हो जाता है, मतलब जो CaCO3 का जो PPT बनता है वो आपका डिसॉल्व कर जाता है, जो CaCO3 का PPT बनता है वो आपका डिसॉल्व कर जाता है, और फर्दर आप अगर CO2 चलने देते हो और फर्दर CO2 की क्वांटिटी आने देते हो तो आपका जो PPT बना होता है वो आपका डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। चलो ये चीज सही है। और देखो, और ये आपके क्या हैं, कार्बाइड्स दे रखे हैं, ये कुछ आपके कार्बाइड्स दे रखे हैं, ये ऑर्गेनिक में भी आते हैं, यहाँ पे भी हैं, तो मैं यहाँ पे ही आपके कवर कर रहा हूँ, हालांकि ऑर्गेनिक में भी देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे। देखो कार्बाइड्स, देखो अब कौन कौन से कार्बाइड हैं, ये आपका जैसे देखो ये आपका बेरिलियम का कार्बाइड है, ये आपका एल्यूमिनियम का कार्बाइड है, बेरिलियम और एल्यूमिनियम का कार्बाइड, सब कार्बाइड की आप रिएक्शन किसके साथ कराने वाले हो, वाटर के साथ रिएक्शन कराने वाले। तो देखो जो भी एलिमेंट रहेगा, जैसे बेरिलियम है उसका तो हाइड्रोक्साइड बन गया, एल्यूमिनियम था उसका भी हाइड्रोक्साइड बन गया। बेरिलियम और एल्यूमिनियम कौन सी गैस देते हैं, मीथेन देते हैं, ध्यान रखना है, कौन सी गैस देते हैं, मीथेन, तभी इन्हें क्या बोला जाता है, मीथेनाइड्स भी बोला जाता है। और एल्यूमिनियम और बेरिलियम के कार्बाइड्स हैं, उसमें कौन सा आयन प्रेजेंट है, C4-,
कौन सा आयन प्रेजेंट है, C4 माइनस आयन प्रेजेंट है। ऑलराइट, अब देखो नेक्स्ट कौन सा है, कैल्शियम का कार्बाइड है, ठीक है, वाटर के साथ रिएक्शन, तो कैल्शियम तो क्या बनाएगा अपना, कैल्शियम तो अपना क्या बनाएगा, हाइड्रोक्साइड बनाएगा। और कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है, C2H2, मतलब CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये इसे क्या बोलते हैं, इथाइन बोलते हैं। दिस इज इथाइन, ट्रिपल बॉन्ड है ना, या फिर इसे हम क्या और क्या बोलते हैं, एसिटिलीन भी बोलते हैं। कॉमन नेम क्या रहता है इसका, एसिटिलीन भी रहता है। और ये वाली गैस कौन सी है, CH4, ये है बच्चा मीथेन, ये है मीथेन, ठीक है। तो जो आपका कैल्शियम कार्बाइड है इसमें कौन सा आयन है, C22 माइनस, हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ी है, बिल्कुल पढ़ी है यार, तो उसमें C22 माइनस आयन एग्जिस्ट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है यार, C22 माइनस एग्जिस्ट कर सकता है, तो ये आपका आयन हो गया। नेक्स्ट क्या है, ये है मैग्नीशियम का कार्बाइड Mg2C3 प्लस वाटर के साथ रिएक्शन, तो मैग्नीशियम तो अपना क्या बनाएगा, हाइड्रोक्साइड बनाएगा, बिल्कुल बना लिया। प्लस ये क्या बन रहा है, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये क्या बन गया आपका, प्रोपाइन बन गया, ये क्या बन गया, प्रोपाइन बन गया, ठीक है। अब देखो जो मैग्नीशियम का कार्बाइड है उसमें कौन सा आपका क्या बोलते हैं आयन है, C34 माइनस, C34 माइनस, ठीक है। अब देखो यही बोल रहा है कि दीज आर कोवेलेंट पॉलीमेरिक थर्मली स्टेबल एक्सट्रीमली हार्ड हाई मेल्टिंग एंड टेक्निकली इनर्ट सॉलिड, तो ये कार्बाइड्स हैं आपके, ये कोवेलेंट सॉलिड्स हैं। बाकी सारे तो क्या है, ये जो आयनिक है, बेरिलियम एल्यूमिनियम में सबके क्या है, आयनिक है, आयंस बन रहे हैं। देखो C4 माइनस, C22 माइनस, C34 माइनस आयंस है आपके। बाकी जो B4C है और SiC है, ये क्या बोल रहा है आपके, ये क्या बोल रहा है, कोवेलेंट कार्बाइड्स हैं, ये क्या है, कोवेलेंट कार्बाइड्स हैं। ऑलराइट, ये दोनों नेचर के क्या है, कोवेलेंट कार्बाइड्स हैं, ठीक है। चलिए और देखिए, अब देखो यार ये कुछ सम गैशियस फ्यूल दे रखा है, ये यार डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स में यार अलग अलग जगह आते हैं, तो हम लोग यार एक ही जगह इसे वापस कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कार्बाइड्स हैं, ये ऑर्गेनिक में आते हैं, बिल्कुल आते हैं, ऑर्गेनिक में आते हैं, लेकिन मैं अभी भी बता दे रहे हैं, ऑर्गेनिक में भी देख लेंगे, है ना, ऑर्गेनिक में भी देख लेंगे। चलो अब जैसे देखो सम गैशियस फ्यूल्स हैं आपके, सम गैशियस फ्यूल्स, अब क्या क्या है, जैसे वाटर गैस है, वाटर गैस है, ये हाइड्रोजन चैप्टर में पढ़ा है ना, हाइड्रोजन चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो देखो ये CO और H2 है ना। आपकी प्रोड्यूसर गैस होती है, प्रोड्यूसर गैस क्या होती है, CO और N2, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ N2 आ जाता है तो प्रोड्यूसर गैस हो जाती है, और अगर H2 आ जाता है तो आपकी वाटर गैस या फिर सिन गैस। सिन गैस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे कंपाउंड्स के सिंथेसिस में काम आती है, बहुत सारे कंपाउंड्स को बनाने में काम आती है, तो इसे हम सिन गैस भी बोलते हैं। और क्या है, सेमी वाटर गैस बोल रहा है, CO प्लस N2 प्लस H2 सबको मिक्स कर दिया तो सेमी वाटर गैस बोल रहा है। नेचुरल गैस, नेचुरल गैस कौन हो गया आपका, CH4 कौन होता है भैया, मीथेन भैया होते हैं, है ना। CH4 कौन होते हैं, मीथेन होते हैं। ऐसे ही ये कोल गैस बोल रहा है, CO CO2 H2 CH4, इन सब का कॉम्बिनेशन का क्या बोल रहा है, कोल गैस बोल रहा है, ठीक है। तो हालांकि ये चीजें तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहती है ना। सेमी वाटर गैस, कोल गैस, इसे भी आप लोग ध्यान रख ही लीजिएगा। जब इतना ध्यान रख रहे हैं तो यार ये भी ध्यान रख लेंगे, है ना। जब इतना सारी चीज़ें हम लोग याद रख रहे हैं, शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं, तो ये भी रख लेंगे यार, ये क्यों छोड़े, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, इसे भी कर लेंगे। ऑलराइट, चलिए अब देखो यार ग्रुप 14 भी एकदम अच्छे से कवर कर लिया। देखो यार ग्रुप 14 में ज़्यादा कुछ नहीं था, क्योंकि देखो ग्रुप 14 में आपके जो कार्बन के एलोट्रोप्स हैं वो इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो यार वो सब चीज़ें हमने देख ही ली हैं। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर, हाइब्रिडाइजेशन, डायमंड का स्ट्रक्चर, हाइब्रिडाइजेशन, डिफरेंसेस, फुलेरिन का स्ट्रक्चर क्या रहता है, फुलेरिन में रिंग्स रहती हैं, आपका एरोमेटिक रहता है, हाइब्रिडाइजेशन क्या रहती है, ये सारी चीज़ें हमने देख ही ली थी, है ना। और हल्के फुल्के कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में था, थोड़ा बहुत कार्बाइड्स के बारे में था, वो सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी, ठीक है। तो यार छोड़ कुछ भी नहीं रहे हैं, कवर पूरी की पूरी चीज़ें कर रहे हैं, आप लोग बस आराम से देखते जाओ। और शॉर्ट नोट्स, है ना, वो तो बनाने हैं आप लोगों को, शॉर्ट नोट्स बिल्कुल बनाने हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग नाइट्रोजन फैमिली को, है ना। नाइट्रोजन फैमिली को देखते हैं, कौन सा ग्रुप है भैया, ग्रुप 15। पहला मेंबर कौन है, नाइट्रोजन भैया है, इसलिए उन्हीं के नाम पे बोला जा रहा है इसे नाइट्रोजन फैमिली, ठीक है। नाइट्रोजन फैमिली ग्रुप 15 इंक्लूड्स नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है और बिस्मथ है। ये उसके आपके मेन एलिमेंट्स हो गए ग्रुप 15 के। अब क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, कैसे कैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज़, क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ आने वाली हैं, वो सब देखते जाइए। फिजिकल प्रॉपर्टीज़, डाइनाइट्रोजन क्या रहता है, डायटोमिक गैस रहता है, N2 की तरह एग्जिस्ट करता है, बाकी सारे के सारे क्या हैं, वाइल ऑल अदर्स आर व्हाट, सॉलिड।
फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ, ये सब के सब क्या हैं, आपके सॉलिड्स हैं। और नाइट्रोजन तो हमें पता है यार गैस रहती है, ठीक है। एक्सेप्ट नाइट्रोजन ऑल द एलिमेंट्स शो एलोट्रोपी। नाइट्रोजन नहीं दिखाता है, नाइट्रोजन के एलोट्रोपिक फॉर्म्स नहीं रहते हैं, लेकिन फॉस्फोरस के रहते हैं, बाकी सबके भी रहते हैं, बिल्कुल सबके रहते हैं, है ना। हालांकि इंपॉर्टेंट किसके रहते हैं, फॉस्फोरस के, जो कि हम पढ़ चुके हैं, रेड फॉस्फोरस, व्हाइट फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस, ऑलराइट, ठीक है। As we go down the group, there is a shift from non-metallic to metallic character through metalloid character। ये तो सही बात है, डाउन द ग्रुप जाते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस क्या है, नॉन मेटल है। आर्सेनिक और एंटीमनी क्या है, मेटालॉइड है। और बिस्मुथ क्या रहता है, टिपिकल मेटल है। डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है। नाइट्रोजन फॉस्फोरस नॉन मेटल्स हैं, आर्सेनिक एंटीमनी मेटालॉइड हैं, और बिस्मुथ भैया आपके कौन है, मेटल है। बिस्मुथ भैया आपके मेटल हैं, ठीक है। चलिए देखो, और अब देखो ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी। द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दीज एलिमेंट्स क्या है, -3, +3 या फिर +5, ये है कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इस ग्रुप के, ये हैं -3 है, +3 है और +5 है। द टेंडेंसी टू एग्जिस्ट -3 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ये तो यार ऑब्वियस बात है, क्यों, माइनस बोले तो इलेक्ट्रॉन लेना, सामने वाले से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो जब यार वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा तभी तो यार वो सामने वाले से इलेक्ट्रॉन ले पाएगा। तो जब डाउन द ग्रुप हम जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो कम होती है, तो -3 बनाने की टेंडेंसी भी डिक्रीज करती है, -3 बनाने की टेंडेंसी भी डिक्रीज करती है। यही बोल रहा है, देखो बिस्मुथ हार्डली फॉर्म्स एनी कंपाउंड इन -3 ऑक्सीडेशन स्टेट। बिस्मुथ तो यार मेटल है, -3 में कैसे चले जाएगा, वो तो प्लस वाली ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाना चाहेगा, प्लस वाली ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाना चाहेगा, ठीक है। अब देखो इन केस ऑफ नाइट्रोजन ऑल द ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम +1 to +4, जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी +1 to +4 टेंड टू डिस्प्रोपोर्शनेट इन एसिड सॉल्यूशन। जैसे देखो इसमें इट इज इन व्हाट, +3, नाइट्रोजन किसमें, +3 में। अब ये डिस्प्रोपोर्शनेट हो रहा है। डिस्प्रोपोर्शनेट क्या होता है, सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होगा, सेम एलिमेंट का रिडक्शन होएगा। ये इसमें कहा जाता है +5 में जाता है, और इसमें कहा जाता है +2 में। तो +3 से +5 जा रहा है ऑक्सीडेशन, +3 से +2 जा रहा है रिडक्शन। सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन, सेम एलिमेंट का रिडक्शन, ऑलराइट। तो कौन सी रिएक्शन हो गई, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो गई, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो गई। देखो और क्या बोल रहा है, अब रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होती है तो क्या बनाता है, हाइड्राइड्स बनते हैं ऑफ द फॉर्मूला EH3। ई क्या है आपका ग्रुप 15 का एलिमेंट, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। द स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स डिक्रीजेस फ्रॉम NH3 टू BiH3। देखो यार हाइड्राइड क्या है ना, हाइड्राइड क्या है, एक छोटा अनायन है, H- एक छोटा अनायन है, तो इसको छोटे छोटे एलिमेंट्स ही बढ़िया लगेंगे, छोटे एलिमेंट्स के साथ ही ये ज्यादा स्टेबल बना पाएगा। तो जो आपकी स्टेबिलिटी रहती है, जो स्टेबिलिटी रहती है हाइड्राइड्स की, वो क्या रहती है, NH3 सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा, क्योंकि नाइट्रोजन भी छोटा, हाइड्रोजन भी छोटा, तो बढ़िया तरीके से कंपैटिबिलिटी रहेगी साइज में, तो स्टेबिलिटी मैक्सिमम रहेगी, ठीक है। फिर आपका PH3, और ऐसे डाउन द ग्रुप हम जा रहे हैं तो स्टेबिलिटी हाइड्राइड्स की क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, स्टेबिलिटी हाइड्राइड्स की डिक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है, ठीक है। कॉन्सिक्वेंटली द रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑफ द हाइड्राइड्स इंक्रीजेस। देखो यार रिड्यूसिंग कैरेक्टर कब होगा, एक हाइड्राइड रिड्यूसिंग नेचर की तरह, रिड्यूसिंग सामने वाले को रिड्यूस कब करेगा, जब ये H- निकलेगा। जो रिड्यूसिंग कैरेक्टर रहता है ना, जो आपका हाइड्राइड्स का रिड्यूसिंग कैरेक्टर रहता है, जो आपके हाइड्राइड्स का रिड्यूसिंग कैरेक्टर रहता है, वो किस आयन की वजह से होता है, किस आयन की वजह से होता है, H- की वजह से होता है। तो जब H-, जैसे NH3 अगर मैं लेना चाहूं तो यार H- ऐसे निकलेगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि NH3 तो बहुत ज्यादा स्टेबल है। तो अगर H- यहां से निकलेगा ही नहीं तो ये रिड्यूसिंग नेचर इसका, रिड्यूसिंग कैरेक्टर उसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। तो डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी तो इंक्रीज हो रही है, लेकिन रिड्यूसिंग कैरेक्टर, सॉरी डाउन द ग्रुप, जैसे डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी तो डिक्रीज हो रही है, डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी तो डिक्रीज हो रही है, लेकिन जो रिड्यूसिंग कैरेक्टर है वो इंक्रीज कर रहा है, रिड्यूसिंग कैरेक्टर वो इंक्रीज कर रहा है। जैसे अमोनिया को बोल रहा है माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, लेकिन जो BiH3 है वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, जबरदस्त रिड्यूसिंग एजेंट है आपका BiH3 ड्यू टू वीकर BiH बॉन्ड। यहाँ पे जो बॉन्ड है बिस्मुथ और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है, ये क्या है, ये वाला बॉन्ड क्या है, वीक है, ये वाला बॉन्ड क्या है, कमजोर है। अब कमजोर बॉन्ड है तो टूट जाएगा तो H- निकल जाएगा, H- निकल जाएगा तो बिल्कुल वो कैसे बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग कैरेक्टर उसका ज्यादा रहेगा, रिड्यूसिंग कैरेक्टर उसका ज्यादा रहेगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, और चीज देखो
अब रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ जब ये रिएक्ट करते हैं, दो तरीके के बना रहे हैं, E2O5 और E2O3 और E2O5, ये ऑक्साइड्स बना रहे हैं, ये ऑक्साइड्स बना रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये E2O3 की बात कर रहा है, E2O3 और E2O5 बना रहे थे, अब बात कर रहा है ये E2O3 की। E2O3 ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस आर प्योरली एसिडिक। आर्सेनिक और एंटीमनी के एम्फोटेरिक हैं और बिस्मुथ के क्या रहते हैं, बेसिक रहते हैं। ये वही बात हो गई यार, वही बात हो गई। नाइट्रोजन और फॉस्फोरस क्या रहते हैं, नॉन मेटालिक रहते हैं, तो उनके ऑक्साइड्स क्या बना रही है, E2O3 की बात कर रहा है, E2O5 की नहीं, E2O3 की। इनके जो ऑक्साइड्स ये क्या बोल रहा है, प्योरली एसिडिक है क्योंकि नॉन मेटल्स हैं। आर्सेनिक और एंटीमनी क्या रहते हैं, मेटलॉइड्स रहते हैं, तो इनको एम्फोटेरिक बोल रहा है। और बिस्मुथ मेटल रहता है तो उसको बेसिक बोल रहा है, इसको बेसिक बोल रहा है। क्लियर हुई हैं चीजें। और क्या है, और है आपकी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन है, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन है। अब ये देखो हैलोजन के साथ रिएक्ट करके अगेन दो टाइप के बना रहा है, EX3 एंड EX5। 3 हैलोजन जुड़ सकते हैं या फिर 5 हैलोजन जुड़ सकते हैं। ऑलराइट, देखो अब ये बात कर रहा है ट्राईहैलाइड्स की, EX3 की बात कर रहा है। ट्राईहैलाइड्स ऑफ दीज एलिमेंट्स एक्सेप्ट दोज ऑफ नाइट्रोजन आर स्टेबल, ठीक है। बाकी सारे एलिमेंट्स क्या है, ट्राईहैलाइड्स स्टेबल हैं, लेकिन नाइट्रोजन के स्टेबल नहीं है ना, ठीक है। एक्सेप्ट दोज ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के स्टेबल नहीं है, बाकी सबके स्टेबल हैं। नाइट्रोजन के केस में केवल NF3, केवल NF3 ही नोन है, बाकी कोई भी नोन नहीं है। नाइट्रोजन के केस में केवल NF3 ही नोन है, बाकी आपके जो ट्राईहैलाइड्स हैं वो नोन नहीं है, बाकी जो ट्राईहैलाइड्स हैं वो नोन नहीं है, लेकिन आपका NF3 जाना जाता है, NF3 जाना जाता है। चलो अब देखो यार, हम लोगों को डिटेल में एक एक कंपाउंड पढ़ने हैं। जैसे यार हम लोगों ने यार ग्रुप 13 में पढ़ा, ग्रुप 14 में पढ़ा, ऐसे ही हम लोगों को 15, 16, 17, 18 सबके ही पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, नाइट्रोजन गैस की, N2 की बात कर रहे हैं, N2 की बात कर रहे हैं। इट इज़ एन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ प्रोटीन्स एंड अमीनो एसिड्स, बहुत एसेंशियल रहता है, प्रोटीन्स का कंपोनेंट है और अमीनो एसिड्स का कंपोनेंट है, ठीक है। और इन्हें आप फर्टिलाइजर्स एंड एक्सप्लोजिव में भी यूज़ करते हो, फर्टिलाइजर्स एंड एक्सप्लोजिव में भी यूज़ करते हो। अब देखो प्रिपरेशन, तो लेबोरेटरी प्रिपरेशन है, हाँ लेबोरेटरी प्रिपरेशन क्या है, NH4Cl अमोनियम का क्लोराइड ले लो और NaNO2 ले लो, तो देखो आपकी कौन सी गैस रिलीज हो रही है, कौन सी गैस रिलीज हो रही है, आपकी N2 गैस रिलीज हो रही है, N2 गैस रिलीज हो रही है। N2 इज कलेक्टेड बाय द डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, जो कलेक्ट करते हैं हम लोग उसे, N2 गैस रिलीज तो हो गई, उसे लेना तो पड़ेगा ना, उसे हम लोगों को कलेक्ट करना पड़ेगा, तो कहाँ पे करते हैं, पानी के ऊपर करते हैं, और बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर के थ्रू करते हैं, ठीक है ना। चलो, है ना, बेसिकली पानी से भारी रहता है ये, तो पानी को ये नीचे धकेलता है, तो बेसिकली इसलिए बोल रहा है वो डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट। ऑलराइट, तो चलो यहाँ पे यार ये भी इसने 2 स्टेप बता रखे हैं, जो पर्टिकुलर ये रिएक्शन है इसके 2 स्टेप बता रखे हैं। पहले ये बनता है, फिर ये फर्दर टूट के आपका नाइट्रोजन गैस बन रही है। हमको तो ये ध्यान रखना है जनरल बस कि नाइट्रोजन गैस बन रही है, नाइट्रोजन गैस बन रही है, ठीक है। चलिए और देखिए और क्या दे रखा है, बाई हीटिंग अमोनियम डाइक्रोमेट। अमोनियम जो डाइक्रोमेट है, ये रहा आपका अमोनियम डाइक्रोमेट, इसको जब आप हीट कर रहे हो तो आपकी अगेन N2 गैस रिलीज हो रही है, N2 गैस रिलीज हो रही है। और कैसे बना सकता है, वेरी प्योर नाइट्रोजन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग सोडियम या फिर बेरियम का अजाइड। ये रहा, बेरियम का अजाइड ले लो या फिर सोडियम का अजाइड ले लो, इसको आप जब हीट करोगे तो बहुत ही ज्यादा प्योर, बहुत ज्यादा प्योर आपकी नाइट्रोजन गैस निकलेगी, है ना। और सोडियम सोडियम में कन्वर्ट हो जाएगा, बेरियम बेरियम में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन जो नाइट्रोजन गैस रिलीज हो रही है ये क्या है, वेरी प्योर, ये काफी प्योर नाइट्रोजन गैस रिलीज होती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है प्योरीफाइड फॉर्म किससे बनती है आपके नाइट्रोजन की, तो किससे बनती है, सोडियम एंड बेरियम अजाइड से, सोडियम एंड बेरियम अजाइड से, ठीक है। अब देखिए अब क्या बोल रहा है, इंडस्ट्रियल मेथड बोल रहा है। इंडस्ट्रियल मेथड क्या क्या है, इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम लिक्विफाइड एयर बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के हेल्प से एयर को लिक्विफाई करके उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर दो, है ना, तो आपको नाइट्रोजन मिल जाएगा। देखो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ नाइट्रोजन कितना है, -196 डिग्री सेल्सियस, और ऑक्सीजन का कितना है 183 डिग्री सेल्सियस। तो आप इसके थ्रू भी इसको सेपरेट कर सकते हो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर के थ्रू, ठीक है। चलिए और देखो प्रॉपर्टीज बोल रहा है, प्रॉपर्टीज यार कलरलेस है, ओडोरलेस गैस है ना, वेरी लेस सॉल्यूबल इन वाटर, बहुत ही कम सॉल्यूबल इन वाटर है, इट इज नीदर कंबस्टेबल नॉर अ सपोर्टर ऑफ कंबशन, ना ही खुद कंबस्ट होता है ना ये सपोर्ट करता है कंबशन को, बिल्कुल नहीं करता है, दूर रहता है कंबशन से भैया, है ना। रिएक्शन विद ऑक्सीजन,
है ना, रिएक्शन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन होती है तो क्या बना रहा है, NO बना रहा है। अब देखो यार ये रिएक्शन कब हो रही है, कब हो रही है, 2000 केल्विन पे हो रही है और बोल रहा है एंडोथर्मिक है, बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए यार इसे, इस रिएक्शन को कराने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए रहती है। तो यार देखो ना यार, हमारे जो एयर है उसमें मेजर कंपोनेंट कौन है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही है। तो वो रूम टेम्परेचर पे थोड़ी ना रिएक्ट कर रहे हैं, रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर 2000 केल्विन पे रिएक्ट करते हैं। तो रूम टेम्परेचर पे ये रिएक्ट नहीं करते, तभी तो यार नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में। ठीक है, चलिए और देखो अब अलग अलग और दूसरा कौन सा कंपाउंड है, दूसरा आपका कंपाउंड है अमोनिया NH3। अब उसकी प्रिपरेशन देख रहे हैं, अमोनिया की प्रिपरेशन देख रहे हैं। तो देखो यहां पे क्या कर रखा है इसने, कोई से भी ये अमोनियम सॉल्ट ले रखे हैं, अमोनियम सॉल्ट ले रखे हैं, अमोनियम सॉल्ट ले रखे हैं, NH4NO3 ले रखा है या NH4 होल ट्वाइस SO4 ले रखा है, ये ले रखा है। इसकी रिएक्शन करा रहा है बेस के साथ, तो आपकी कौन सी गैस रिलीज हो रही है, अमोनिया गैस रिलीज हो रही है। कौन सी गैस रिलीज हो रही है, अमोनिया गैस रिलीज हो रही है। ऐसे इसमें क्या कर रहा है, ये है यूरिया NH2CO NH2, ये क्या है यूरिया, इसका वाटर के साथ रिएक्शन करा रहा है। तो अगेन कौन सी गैस रिलीज हो रही है, अमोनिया गैस रिलीज हो रही है, अमोनिया गैस रिलीज हो रही है। ऑलराइट, तो अमोनियम सॉल्ट से बना सकते हो, यूरिया से बना सकते हो, इंडस्ट्रियली बना रहा है, ये इंडस्ट्रियल मेथड है, ये इंडस्ट्रियल मेथड है। तो इंडस्ट्रियल मेथड से बना रहा है तो आप तो क्या यूज कर सकते हो, हेबर्स प्रोसेस यूज कर सकते हो। ये रिएक्शन तो रटी हुई होगी यार, बहुत बार आती है केमिस्ट्री में, है ना। N2 और H2 रिएक्ट कर रहे हैं, अमोनिया बना रहा है, अमोनिया बना रहा है। ठीक है, इसमें आप लोग आयरन को, Fe को देखो, येलो से दिखाता हूं आप लोगों को, ये आयरन को आप इसमें क्या लेते हो, कैटलिस्ट लेते हो, आयरन को क्या लेते हो, कैटलिस्ट लेते हो। और जो मोलिब्डेनम रहता है इसको क्या लेते हो आप, एज अ प्रोमोटर लेते हो, जो कैटलिस्ट की भी हेल्प करेगा, जो कैटलिस्ट की भी हेल्प करेगा। ये आपके कैटलिस्ट और प्रमोटर रहते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया हेबर्स प्रोसेस, इंडस्ट्रियल मेथड। ठीक है, चलिए अब देखो अमोनिया एज अ कलरलेस गैस विद अ पंजेंट स्मेल। यार ये स्मेल आप लोगों ने कभी ना कभी तो मेरे हिसाब से करी होगी, केमिस्ट्री लैब में गए होगे, अमोनिया जैसे ही यार कोई भी अमोनियम सॉल्ट होगा, अमोनियम सॉल्ट जैसे हीट करते हो आप, अमोनिया गैस रिलीज होती है और भैया क्या महकती है हमारी केमिस्ट्री लैब, क्या महकती है, हैं? नहीं ये तो यार आप लोगों ने मेरे हिसाब से तो किया होगा। मैंने तो यार अपने अपने जो डेज थे, अपने जो प्रैक्टिकल के डेज थे, उसमें खूब हमारे जो अमोनिया गैस जैसे ही रिलीज होती थी, भाई साहब इधर उधर भागते थे लोग, ज़बरदस्त। ठीक है, अच्छा और क्या है देखो, इट्स एक्वस सोल्यूशन इज वीकली बेसिक। जो उसका एक्वस सोल्यूशन रहता है वो वीकली बेसिक रहता है। क्यों? जैसे अमोनिया है वो वाटर है, तो क्या करता है, वाटर से ये H+ एक्सेप्ट कर लेता है। तो देखो किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, NH4+ में। H+ एक्सेप्ट कर लिया तो पीछे क्या आ गया आपका, OH- रिलीज कर रहा है। तो बेसिकली कौन है, बेसिक नेचर का है, वीक बेस है ना। अमोनिया क्या है, अमोनिया क्या है भैया, वीक बेस है। अमोनिया एक वीक बेस होता है, अमोनिया एक वीक बेस होता है। ठीक है, चलिए और देखो और क्या बोल रहा है, द प्रेजेंस ऑफ अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द नाइट्रोजन एटम ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल मेक्स इट अ लुईस बेस। लुईस बेस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर। तो अमोनिया NH3 यहाँ पे क्या है, लोन पेयर्स है, तो ये लोन पेयर्स डोनेट कर सकता है, ये लोन पेयर डोनेट कर सकता है, तो इट कैन एक्ट एज लुईस बेस, इट कैन एक्ट एज लुईस बेस। और ये कैसे एक्ट कर सकता है, लिगेंड की तरह भी एक्ट कर सकता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक टर्म आता है लिगेंड, है, तो लिगेंड्स की तरह भी ये बिल्कुल एक्ट कर सकता है। देखो ये जो लिंकेज बना रहा है ना विद मेटल आयंस, ये लिगेंड की तरह काम कर रहा है। जैसे देखो Copper+2 है, Copper+2 है, ठीक है, इसमें आप लोगों ने अमोनिया डाला तो Copper+2 जैसे बोल रहा है इनिशियली ब्लू कलर का है, और इसका फिर ये डीप ब्लू कलर का एक कंपाउंड बना देता है। तो ये मेटल आयंस को डिटेक्ट करने के भी काम आता है, डिटेक्शन ऑफ मेटल आयंस के लिए भी काम आता है। जैसे Ag+ है, अब सपोज कर लो ये कलरलेस है, इसमें आपने Cl- डाला तो AgCl बन गया, ये क्या आ गया, व्हाइट PPT आ गया, है ना। और ये व्हाइट PPT को आपने अमोनिया में डाला, व्हाइट PPT को अमोनिया में डाला, तो अगेन ये एक कलरलेस कंपाउंड बना लेता है, ये अगेन कलरलेस कंपाउंड बना देता है। कॉम्प्लेक्स क्या बन रहा है यहाँ पे, AgNH3 होल ट्वाइस प्लस, और इसको बैलेंस करने के लिए एक क्लोरीन माइनस है। ठीक है, तो ये डिटेक्शन ऑफ Copper+2 एंड Ag+1 के भी आता है ये आपका अमोनिया। ठीक है, चलो अब देखो, अब यार ये ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है, बहुत सारे ऑक्साइड्स बनाता है नाइट्रोजन के, एक एक करके यार सारे के सारे ये टेबल है, हम लोगों को ध्यान ही रखनी है ना। मैं बताते जाता हूँ आप लोगों को। फिर भी देखो कौन कौन से ऑक्साइड्स हैं यार आपके, N2O, NO, N2O3, NO2,
है ना, या फिर N2O5, ये सारे के सारे ऑक्साइड्स हैं नाइट्रोजन के। ऑल दीज ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एग्जिबिट पी मल्टीपल बॉन्डिंग रहती है बिटवीन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाइट्रोजन कौन से आपके ग्रुप का है, कौन से पीरियड का है, सेकंड पीरियड का है, और ऑक्सीजन भी कौन से पीरियड का है, सेकंड पीरियड का है। तो उनके पास p ऑर्बिटल्स रहते हैं, बढ़िया तरीके से रहते हैं, तो ये p मल्टीपल बॉन्ड बनाते हैं। p जो पाई बॉन्ड बनता है वो p ऑर्बिटल से बन रहा है, ठीक है। अब देखो, जैसे हम पहले बात कर रहे हैं N2O की, इसको क्या बोल रहा है, ये डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, 2 नाइट्रोजन है उसका ऑक्साइड, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, +1 हो गया। अब यार ये सारी चीजें थोड़ा ध्यान नहीं रखने हैं, लेकिन फिर भी एक बार सुन लो, है ना, जल्दी जल्दी सुन लीजिए। NH4NO3, ये क्या है, NH4NO3 है। इसकी आप हीट कर रहे हो तो ये N2O बना रहा है और H2O बना रहा है, और दिस इज अ कलरलेस गैस और न्यूट्रल रहता है, ये इंपॉर्टेंट है ना, ये न्यूट्रल है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर बात करें NO की, ऑक्सीडेशन स्टेट ये रही, प्रिपरेशन NaNO2 FeSO4 H2SO4, तो यहाँ पे ये NO बन गया, यहाँ पे ये NO बन गया। अगेन दिस इज कलरलेस, दिस इज न्यूट्रल। कलरलेस और न्यूट्रल, ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा, है ना, ये सारी चीज़ें ध्यान रखें। हालांकि यार इसकी पूरी PDF आप लोगों को मिल जाएगी, पूरे जो भी नोट्स हैं वो आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है। अब है डाई नाइट्रोजन है, ट्राई ऑक्साइड है, 2 आपके नाइट्रोजन है, 3 ऑक्साइड है, मतलब N2O3 की बात कर रहा है। ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो गई, ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो गई। अब देखो NO और N2O4 दो 250 केल्विन पे हीट करने पे आपका N2O3 बन रहा है। नाउ दिस इज अ ब्लू सॉलिड, ये गैस नहीं है, अब ध्यान रखिएगा, ये क्या है, ब्लू सॉलिड है, और दिस इज एसिडिक इन नेचर, दिस इज एसिडिक इन नेचर। स्टार्टिंग के 2 न्यूट्रल हैं, बाकी सारे के सारे क्या है, एसिडिक है, बाकी सारे एसिडिक है, ठीक है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 को ये N2O4 भी लिखते हैं, NO2 को ये N2O4 भी लिखते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +4 है, PbNO3 होल ट्वाइस, इसको हीट कर रहे हैं तो क्या बन रहा है आपका, NO2 बन रहा है, प्लस PbO बन रहा है, और प्लस ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही है। दिस इज अ ब्राउन कलर की गैस एंड दिस इज एसिडिक इन नेचर। अब सारे एसिडिक हैं, ऑक्सीजन का अमाउंट यार बढ़ते जा रहा है, देख रहे हो ना, N2O, NO, N2O3, और इसको आप लोग लिख सकते हो N2O4 लिख सकते हो, फिर N2O5। ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ता जाता है तो आपका एसिडिक नेचर भी इंक्रीज करता जाता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग के 2 न्यूट्रल हैं, बाकी सारे क्या है, एसिडिक है, बाकी सारे एसिडिक हैं, ठीक है। चलो और देखो जैसे यहाँ पे इसने ये दे रखा है, ये दे रखा है N2O4 दे रखा है, इसमें ये +4 हो गया, ये आपकी ये रिएक्शन हो गई। जैसे देखो डाइमेराइज बना रहा है, 2 आपके NO2 के मॉलिक्यूल्स आए, 2 आपके NO2 के मॉलिक्यूल्स आए, उनको अगर आपने कूल करा तो ये N2O4 में कन्वर्ट हो गए, हीट करा तो ये वापस आपका NO2 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। नाउ दिस इज अ कलरलेस सॉलिड, कूल कर रहे हैं ना तो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, सॉलिड या लिक्विड, मतलब बेसिकली गैस नहीं रहेगा, सॉलिड या लिक्विड में। बहुत ज्यादा कूल कर दोगे तो सॉलिड में चले जाएगा, कम कूल करोगे तो लिक्विड, और इट इज एसिडिक इन नेचर, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्या है, डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड N2O5 की बात कर रहे हैं, ठीक है, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये इसके बनाने के तरीके हैं। दिस इज P4O10, H3PO HPO3 बन गया और N2O5 बन गया, इट इज अ कलरलेस सॉलिड और एसिडिक है, ठीक है ना। चलो ये PDF मिल जाएगी आप लोगों को, मिल जाएगी, है ना, इसकी कोई घबराइए मत, है ना। आई होप यार आप लोगों को विजिबल होगा, है ना, मैंने फिर भी आप लोगों को एक एक चीज बता दी है, PDF भी मिल जाएगी, वहां से शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा। चलो नेक्स्ट क्या है, नाइट्रिक एसिड, HNO3 की बात कर रहे हैं। तो ये इसने स्ट्रक्चर दे रखा है HNO3 का, यहाँ पे बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ याद करने की जरूरत नहीं है, बस एक स्ट्रक्चर है वो आपको बता रखा है, ठीक है। प्रिपरेशन देखो, नाइट्रिक एसिड इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग अ KNO3 या फिर NaNO3 विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ठीक है। NaNO3 लिया, H2SO4 लिया, NaHSO4 बनाया, प्लस क्या बन गया आपका HNO3, नाइट्रिक एसिड बन जाता है, ठीक है, नाइट्रिक एसिड बन जाता है, ये क्लियर है, नाइट्रिक एसिड बन गया। और देखो लार्ज स्केल पे किससे बनाया जाता है, ऑसवाल्ड्स प्रोसेस से बनाया जाता है, लार्ज स्केल पे ऑसवाल्ड्स प्रोसेस से बनाया जाता है। कैसे, दिस मेथड इज बेस्ड अपॉन कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। आपने अमोनिया लिया, ऑक्सीजन लिया, हवा से, एयर में क्या रहता है, ऑक्सीजन रहता है, वहां से आपने ऑक्सीजन लिया। अब देखो ये प्लैटिनम और RH गॉज कैटलिस्ट की तरह यूज कर रहे हो, जनरली हम लोग प्लैटिनम याद रखते हैं, ठीक है। आपका कैटलिस्ट हो रहा है, टेम्परेचर ये रहे,
प्रेशर ये याद नहीं रखना है, रिएक्शन दे रखी है। पहले किस में कन्वर्ट होता है, ये NO और H2O में कन्वर्ट होता है, NO और H2O में कन्वर्ट होता है। फिर क्या करते हैं, जो आपका NO है वो फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज होके NO2 में कन्वर्ट हो जाता है, NO2 में कन्वर्ट हो जाता है। अब इस NO2 का आप जैसे ही वाटर के साथ डिजोल्व कराते हो उसे, NO2 को वाटर के साथ डिजोल्व कराते हो तो आपका HNO3 बन जाता है। क्या बन जाता है, HNO3 बन जाता है, ठीक है। और वापस आपका NO गैस रिलीज हो गई। फिर प्रोसेस करा दो, ये NO गैस यहाँ गई है ना। अब इस NO गैस का क्या करो, ऑक्सीडेशन करके NO2 बना दो, इस NO2 को वापस पानी में डिजोल्व करके HNO3 बना दो, ठीक है। देखो यही बोल रहा है NO thus formed is recycle, NO को आप वापस से यूज कर लीजिए, ठीक है। और जो aqueous HNO3 है जो बन रहा है कैन बी कॉन्सेंट्रेटेड बाय डिस्टिलेशन अप टू 68% बाय मास। इसको हम लोग फर्दर कॉन्सेंट्रेटेड करा सकते हैं अलग अलग तरीकों से, ठीक है। और फर्दर कॉन्सेंट्रेशन 98% तक तो जाना है तो आप उसका डिहाइड्रेशन करा दीजिए H2O के साथ। देखो यार जो आपका ये HNO3 बन रहा है इसमें यार आपकी वाटर की अमाउंट भी थोड़ी थोड़ी प्रेजेंट रहती है, डाइल्यूटेड फॉर्म में बनता है। तो अगर आपको कॉन्सेंट्रेशन करनी है तो बोल रहा है 68% तक तो डिस्टिलेशन के साथ कर लो, है ना। अगर आपको और भी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन करनी है तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिया हो, वो क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल्स को सारे खींच लेगा, वाटर मॉलिक्यूल्स को खींच लेगा तो बढ़िया तरीके से 98% तक आपका कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा HNO3, ठीक है। मेथड का नाम याद रखना, ऑसवर्ल्ड्स प्रोसेस, मेथड का नाम याद रखिएगा, ऑसवर्ल्ड्स प्रोसेस, ऑलराइट। चलिए अब फिजिकल प्रॉपर्टी, इन एक्वस सॉल्यूशन नाइट्रिक एसिड बिहेव एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड बिहेव कर रहा है, HNO3 कैसे दे रहा है, ये H3O+ बोले तो H+ ही है, H3O+ बोले तो H+ ही, H+ दे रहा है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह काम करता है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी बहुत तगड़ा होता है। कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ले लो तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी बहुत तगड़ा है, ये कर देता है जो आपके ज्यादातर मेटल्स को अटैक कर देता है, अटैक्स मोस्ट मेटल, लेकिन गोल्ड और प्लैटिनम को नहीं कर पाता है, गोल्ड और प्लैटिनम को अटैक नहीं कर पाता है। गोल्ड और प्लैटिनम को करना है तो एक और तरीका है, वो भी आएगा थोड़ी ही देर में, अभी आने वाला है। नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ज्यादातर मेटल्स को ऑक्सीडाइज कर देगा लेकिन गोल्ड और प्लैटिनम को नहीं कर पाएगा, गोल्ड और प्लैटिनम को नहीं कर पाएगा, ठीक है। चलो अब ये रिएक्शन दे रखी है, इनको यार ऊपर से एक बार देख लीजिएगा। जिंक है तो ZnNO3 होल ट्वाइस दे रहा है, कॉपर के साथ रिएक्शन है ना। अब आपका जो कार्बन है ये कौन सा फॉर्म है, चारकोल है, चारकोल है तो उसको CO2 और H2O कर दिया। डायमंड फॉर्म है तो डायमंड फॉर्म के साथ क्रॉस, मतलब नो रिएक्शन। बोरॉन, फास्फोरस, AS, S8, SN, I2 इन सभी के साथ रिएक्शन करा के उसने एक एसिड बना दिया है, बोरिक एसिड हो गया, फॉस्फोरिक एसिड हो गया, है ना, आयोडिक एसिड हो गया, ये सारी बता दिया। H2S है तो इसमें सल्फर में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। SO4 माइनस में, और ग्रेफाइट फॉर्म है तो इसने एक मेलिटिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया है ना, मेलिटिक एसिड। यार ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चीज़ ऐसे कवर कर रहे हैं हम लोग। हालांकि बहुत दिल पे मत ले लेना कि यार इसे सुबह रात बैठ के ऐसे याद कर रहे हो, जप रहे हो, इसकी मालाएं जप रहे हो, इतना दिल पे नहीं लेना है। था तो बता दिया है, सारी चीज़ें कवर कर रहे हैं। आपको PDF भी मिल जाएगी तो आप उससे एक बार PDF को आप जब 2-3 बार गो थ्रू करोगे तो आपको अपने आप दिमाग में बैठ जाएंगी ये चीज़ें, ठीक है। तो देखो कार्बन के अलग अलग फॉर्म्स में अलग अलग बनाना है, चारकोल में अलग, डायमंड में अलग और ग्रेफाइट में अलग, ठीक है। चलिए अब देखो जैसे आपका जिंक है, अब ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। अगर आप डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन करा रहे हो तो ये आपका N2O में कन्वर्ट कर रहा है, N2 में कन्वर्ट हो रहा है। और उधर ही अगर यार कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ करा रहे हो तो आपका NO2 में जा रहा है, ध्यान रखना है ये चीज। और उधर ही अगर कॉपर है तो डाइल्यूट HNO3 के साथ क्या है, NO है, और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ क्या है, NO2। देखो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ तो दोनों ही NO2 बना रहे हैं, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ दोनों ही NO2 बना रहे हैं, लेकिन डाइल्यूट के साथ जिंक बना रहा है N2O और कॉपर बना रहा है NO, ठीक है। इस रिएक्शंस को याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, ठीक है। अच्छा अब देखो यार अभी मैंने क्या बोला था, जो आपका नाइट्रिक एसिड है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ज्यादातर मेटल्स को ऑक्सीडाइज कर देगा लेकिन गोल्ड और प्लैटिनम को नहीं कर पाएगा। अब अगर गोल्ड और प्लैटिनम को भी ऑक्सीडाइज कराना है तो एक तरीका रहता है, गोल्ड एंड प्लैटिनम रिएक्ट ओनली विद एक्वा रेजिया, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बना देते हो आप, एक मिक्सचर बना देते हो, उसको हम क्या बोल रहे हैं, एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया क्या बनता है, 3 पार्ट्स आपको लेने हैं कॉन्सेंट्रेटेड HCl के
और एक पार्ट लेना है कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 का। 3 पार्ट ले लो HCl के कॉन्सेंट्रेटेड, एक पार्ट ले लो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, दोनों को मिक्स कर दो तो ये क्या बन जाता है, एक्वारेजिया बन जाता है। देखो ये रिएक्शन दिखा रखी है, इंपॉर्टेंट है एक्वारेजिया, एक्वारेजिया इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे NOCl बन गया, H2 और Cl माइनस बन गया, ठीक है। अब कुछ नहीं है, जैसे ये गोल्ड है ना, इसको जो Cl माइनस, ये एक्वारेजिया से आया ना Cl माइनस, ये AuCl3 में कन्वर्ट कर देता है। फर्दर HCl डाल दोगे तो अगेन ये आपका टेट्राक्लोरोऑरिक एसिड, क्या है ये, टेट्राक्लोरोऑरिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, HAuCl4। ऐसे ही प्लैटिनम है, अगेन ये Cl माइनस कहां से आया, एक्वारेजिया से आया होगा, देखो ये रहा Cl माइनस, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, PtCl4 में। फर्दर आप HCl डालते हो तो ये किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, हेक्सा क्लोरो प्लैटिनिक एसिड, ठीक है, H2PtCl6 में। ऑलराइट, तो सिंपल HNO3 नहीं कर पाता है यार गोल्ड और प्लैटिनम को, लेकिन एक्वारेजिया बना लो। एक्वारेजिया कैसे बनाना है, 3 पार्ट HCl के ले लो, 1 पार्ट HNO3 के ले लो, बढ़िया तरीके से रिएक्शन हो जाएगी, बढ़िया तरीके से रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। चलो तो यार ये नाइट्रोजन के बारे में हम लोगों ने बात कर ली, नाइट्रोजन के अलग अलग कंपाउंड देख लिए। अब जो यार फॉस्फोरस का रहेगा और आपके जो ग्रुप 16, 17 और जो 18 है उसको हम लोग एक सेपरेट वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो इसमें इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि बहुत थ्योरेटिकल है ना, तो बहुत थ्योरेटिकल है, तो आप लोगों का भी इंटरेस्ट बना रहना चाहिए। तो शॉर्ट वीडियोस, बहुत ज़्यादा लंबे नहीं, शॉर्ट वीडियोस आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर रहेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर में, है ना, ठीक है। चलिए, तो आप लोग अच्छे से देख रहे हैं यार, नोट्स वोट्स बनाइएगा इसके, और फिर मैं आप लोगों को आगे इसके फॉस्फोरस के बारे में बताता हूँ। ग्रुप 15 में फॉस्फोरस बचा है, और फिर 16, 17, 18 को भी हम कवर करते हैं। ऑलराइट, चलिए, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस, बाय बाय।